हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम PGI आजमगढ़। तो आज हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। इसके पहले हम लोगों ने सारे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया है। बस थर्मल है, थर्मो है, KTG है और लिक्विड है। बस यही 4 चैप्टर बचे हुए हैं। और क्लास 12th में तुम्हारा रे ऑप्टिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी, यही 6 चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी हैं। ठीक है ना। तो आज मैं इन चारों चैप्टर को करा देता हूँ और आज ही हो सकता है, मतलब देखता हूँ कितना हो पाता है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 11.2 है। कह रहा है कि एक ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ मतलब जानते ही हो, फिक्सेस आयरन रिंग ऑन द रिम ऑफ वुडन व्हील ऑफ ए बुलेट कार्ट। तुमने देखा होगा कि जो गांव में बैलगाड़ियाँ चलती हैं, ऐसे उसके पहिए होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिम लगा होता है, देखा ना तुमने, ये ऐसे रिम लगा होता है। तुम अपने साइकिल का एग्जाम्पल देख लो, रिम लगा होता है ना, जिसके ऊपर हमारा टायर होता है, उसको रिम बोलते हैं। ठीक है, कह रहे द आयरन रिंग आर द डायमीटर ऑफ द रिम एंड द आयरन रिंग आर इतना, मतलब रिम का जो डायमीटर है वो 5.243 है और जो आयरन का है वो 5.231 है एट 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस पे। कह रहा है कितने टेम्परेचर पे रिंग को हीट किया जाए सो एज टू फिट द रिम ऑफ व्हील। कह रहा है कि कितने टेम्परेचर तक हीट किया जाए कि वो जाके उसके रिम में फिट हो जाए। बात समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये देखो, फिर समझा रहा हूँ क्या कह रहा है। ये रिंग है, ठीक है, ये रिम है। कह रहा है कि रिंग को कितना हीट किया जाए कि वो जाके एग्जैक्टली रिम में फिट हो जाए। सिंपल सी बात है, एक्सपेंशन का खेला, हीट करो तो एक्सपेंशन होगा। एक्सपेंशन का तुम्हें फॉर्मूला मालूम ही है, क्या होता है बताओ? एक्सपेंशन का तुम्हें फॉर्मूला नहीं मालूम है? बोलो 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 बोलो। LT इजकल टू, रुक जाओ, देखो, LT इजकल टू L नॉट, बोलो बोलो बोलो, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही तो होता है, LT इजकल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। हमसे बस यही टेम्परेचर पूछ रहा है, कितना टेम्परेचर तक उसको हमको हीट करना है। ठीक है, तो उस टेम्परेचर को मान लो T2, T1 तुम्हारे पास कितना दिया है, 27 डिग्री सेल्सियस पहले से दिया हुआ है। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लो। LT कितना है, फाइनल LT कितना है, फाइनल LT कितना है 5.243। उसी में तो जाकर फिट होना है हमको। पहले वो जैसे जो रिम का डायमीटर है वो देखो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, रिम का कितना है 5.231, ठीक है, और नहीं आयरन का है ये 5.431, रुक जाओ सॉरी, रिम का कितना दिया है 5.243 और आयरन का कितना दिया है 5.231, ये दिया ना। तो जो फाइनल होगा वो हमारा 5.243 होगा। उस आयरन को हमको हीट करना है ताकि वो फाइनल उस टेम्परेचर तक पहुंच जाए, उसकी डायमीटर एक्सटेंड करके वहाँ तक पहुंच जाए। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? तो फाइनल हमारा इतना लेंथ हो जाएगा, जो भी उसका होगा। इनिशियल कितना था पहले 5.231, 1 प्लस अल्फ़ा। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जिसको हीट कर रहे हो, मतलब आयरन को हीट कर रहे हो, तो आयरन का तुमको अल्फ़ा चाहिए। अब तुम एक चीज़ ध्यान देना, कभी भी जब तुम NCERT के क्वेश्चंस लगाओगे तो तुम्हें कहीं पर भी अल्फ़ा का वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू, ये सारी वैल्यू कहीं नहीं दी होती हैं। वो क्या करता है, कहता है कि ग्राफ मतलब एक चार्ट बना के रखा होता है बॉक्स में, और बोलता है कि उस बॉक्स से तुम्हें देखना है कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ लिखा नहीं हुआ, लेकिन जब तुम्हारा नीट में पूछेगा तो वहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू देगा वो। ठीक है, समझ रहे बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब एग्जाम में पूछेगा तो अल्फ़ा की वैल्यू वो देगा ही देगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू मैं लिख देता हूँ कितनी होती है आयरन की, मैंने लिख रखा है अल्फ़ा की वैल्यू आयरन की 1.2 इंटू 10 पे पावर -5 होती है। कितनी होती है 1.2 इंटू 10 पे पावर -5। ठीक है, और ये कितना होगा T2 - 27। डायरेक्ट 27 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आंसर भी डायरेक्ट सेल्सियस में लिख दूंगा। अगर मुझे केल्विन में कहता तो 27 को मैं 300 केल्विन लिख देता। समझ में आ रही चीज़ें? तो ये हमारा बेसिक प्लॉट था क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन हमारा यहीं से लगेगा, इस फॉर्मूले से ही लगेगा, दूसरा कोई मेथड नहीं है इसको लगाने का। ठीक है ना। तो समझ में आ गई ना, मतलब कि हमको आयरन रिंग को ऐसे हीट करना है कि वो रिम में जाके फिट हो जाए। तो फाइनल कितना होगा, फाइनल उतना ही लेंथ होगा जितना रिम का पहले से लेंथ है। तो रिम का पहले से लेंथ 5.243 दिया हुआ है, यहाँ पे पुट कर दिया। इनिशियल दिया 5.23 और 1 प्लस अल्फा। अल्फा ऑफ रिंग कितना होता है 1.2 × 10 पावर -5 होता है। ये तुम्हें क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट वहाँ पर तुम्हें दिया रहेगा। और ये तुम्हारा हो गया, बस सॉल्व कर दो, यहाँ से सॉल्व कर लेना। मैं बोल देता हूँ आंसर इसका कितना आएगा, 5.243 ना, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा, देखो 5.243 अपन 5.231 कर लेना,
और 1 + 1.2 × 10⁻⁵ है, तो तुम इसको क्या ले सकते हो, 10 × 10⁻⁻, नहीं 1.2 होता तो कर देते, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, बस सॉल्व भी करना है, ठीक है। कैलकुलेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेटर का यूज़ कर लो, कैलकुलेटर का यूज़ कर लो। आंसर मैं बोल देता हूँ कितना आएगा सॉल्व करोगे तो, बस मल्टीप्लाई तो करना है, इतना तो कर सकते हो ना यार। तो डायरेक्ट इसका आंसर मैं बोलता हूँ, कितना क्वेश्चन में 11.2 का आंसर दिया है 218 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना आएगा 218 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्वेश्चन समझ में आया, अप्रोच कैसे करना है समझ में आ गया ना। NCERT के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एज इट इज। तो मैं सारा कुछ बता दिया हूँ, बस तुम कैलकुलेटर का यूज़ करके इसको सॉल्व कर लो। यहाँ से डिवाइड कर दो, इसका मल्टीप्लाई करके यहाँ से कॉमन लेकर अपना आंसर निकाल दो, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखो 11.4, ये तुम्हारा कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस तुमको लगाना है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने बहुत सारे कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन आगे करवा रखे हैं, तो परेशान बिल्कुल मत होना, आंसर बहुत ईजिली निकाल लोगे, बस समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि जब 0.15 kg आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, लिख लो जो चीज़ें पहले लिखते हैं। और मैंने क्या बोला था, ट्रिक क्या मैंने बोला था, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों को एक पॉइंट पे लाके बराबर कर दो, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दोनों को लाके हीट गेन हीट लॉस को बराबर कर दो, यही करना है ना। तो बस देखो मैं कैसे करता हूँ, पहले देखो क्या लिखा है डाटा, 0.15 kg है, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो मिक्स किया जा रहा है 0.3 kg वाटर के साथ 50 डिग्री सेल्सियस पे। कह रहा है द रिजल्टिंग टेम्परेचर इज 6.7 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है जो टेम्परेचर आ गया, पहले से हमको टेम्परेचर ही दे दिया कितना 6.7 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बता दो, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, मैं अगर इसने ना दिया होता, टेम्परेचर ना दिया होता, तो हम लोग कुछ टेम्परेचर मान लेते हैं। जैसे ये मान लो 0 डिग्री सेल्सियस आइस है, तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग पानी पे ले आते, इसको भी 0 डिग्री सेल्सियस पानी पे लाते, दोनों का हीट गेन हीट लॉस के बराबर कर देते। लेकिन अभी इस केस में क्या कह रहा है कि पहले से उसने दे दिया कि 6.7 डिग्री सेल्सियस वो वाटर पे मतलब है, तो कुछ नहीं करना, हीट गेन हीट गेन जो होगा हीट लॉस के बराबर कर दो। तो देखो ये 50 डिग्री सेल्सियस था, अब तुमको 6.7 पे आ गया, तो लॉस किया ना इसने, लॉस किया ना, ये भी वाटर था, ये भी वाटर था, और 6.7 डिग्री सेल्सियस पे क्या रहेगा, वाटर ही रहेगा, तुमको पता ही है। तो ये भी वाटर था, ये भी वाटर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब स्टेट चेंज ना हो, मैंने क्या बोला था, जब स्टेट चेंज ना हो, जब स्टेट चेंज ना हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हीट के लिए, Q = ms डेल्टा T, बस लगा दो। मास कितना दिया है 0.3 इंटू एस। अब देखो एस कितना दिया है, एसोसिएटेड वाटर कितना दिया है 4186, यहाँ देखो दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हम लोग 4200 मान लेते हैं, ठीक है 4200 मान लो, कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना। 4.2 या 4200 दो ही चीज़ मानते हैं, तो यहाँ पे 4200 दे रखा है पहले से ही, इंटू डेल्टा टी, पहले 50 था, अब कितना हो गया 6.7 हो गया। ये हमारा पहला हीट हमारा निकल गया, ठीक। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ये हमारा हो गया इसका हीट लॉस, ये कितना हुआ हीट लॉस। अब हीट गेन देखो, ये 0 डिग्री सेल्सियस आइस था, अब वाटर पे आ गया 6.7 डिग्री सेल्सियस, तो डायरेक्ट तो आएगा नहीं, डायरेक्ट अगर कोई लाना चाहता है तो गलत हो जाएगा। तो पहले ये दो प्रोसेस करेगा, देखना ध्यान से। 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे था, तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से वाटर पे जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाता ना, तुमने ग्राफ पढ़ा था ना ऐसे, ये ग्राफ तुमने पढ़ा था ना ऐसे करके, इसका वही मतलब था कि पहले डायरेक्ट नहीं पहुँचता है वो, पहले कांस्टेंट होता है, फिर मेल्टिंग स्टार्ट होती है, फिर यहाँ तक पूरा मेल्ट करता है, फिर बढ़ता है, फिर ऐसे करके होता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस था पहले, तो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जाएगा पहले, उसके बाद इतने वाटर पे जाएगा। तो अब तुम देखो आइस से वाटर चला गया, आइस से वाटर में क्या चेंज हो गया, स्टेट चेंज हो गया। तो स्टेट चेंज हो गया तो हीट का कौन सा फॉर्मूला लगाते हो, Q = ml, क्या लगाते हो Q = ml, तो लगाओ, यानी इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, तो 1 में कितना हीट लगेगा देखो, Q = m × लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मास कितना दिया है 0.15, और यही हमसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही पूछ रहा है, और हीट हमारा Q को Q रख दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। ये हुआ। दूसरे में देखो 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से 6.7 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जा रहा है, तो वाटर है, स्टेट चेंज नहीं हो रहा, तो क्या लगाओगे ms डेल्टा T। तो इसमें कितना लगेगा, दूसरे वाले में ms डेल्टा T। तो कितना मास कितना बताओ 0.15
एस की वैल्यू कितनी दी बताओ, 4186 यानी 4200 मान लो, और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, 6.7 में से 0 घटा दो, ठीक है। तो बस हो गया तुम्हारा काम ही खत्म। फिर देखो ये हीट, ये हमारे दोनों क्या है, ये हमारे हैं दोनों हमारे हीट लॉस हैं, और ये हमारा क्या है, हीट गेन है। ये दोनों फाइनल में क्या हो रहा है, हीट गेन हो रहा है, और ये हमारा हीट लॉस है। अब क्या करना है, वो दोनों को बराबर कर देना, बस बात खत्म। सॉल्व कर दो दोनों को। देखो 0.3 इंटू 4200, यहाँ लिख रहा हूँ हीट लॉस इजकल टू हीट गेन, इंटू 50 में से 6.7 जा कितना बचेगा, 50 माइनस 6.7 इज इक्वल टू 0.15 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन प्लस 0.15 गुणे 4200 गुणे 6.7। बस यहाँ से सॉल्व करो इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तुम्हारा चमक के तुम्हारे सामने आ जाएगा। कितना आएगा मैं आंसर लिखता हूँ डायरेक्ट, 3.34। ठीक है, समझ में आई ना चीज़ें क्या कह रहा हूँ, मतलब कि हीट गेन को हीट लॉस के बराबर करना होता है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाके दोनों को बराबर कर दो। समझ में आ गई चीज़ें, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ले जाके हीट गेन को हीट लॉस के बराबर कर दो। तो तुमने देख लिया होगा यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस से 6.7 पे जा रहा है तो हीट लॉस हो रहा है, ठीक है। और जब यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस आइस पे था, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे गया, अब यहाँ पे 6.7 डिग्री सेल्सियस वाटर पे गया, तो यहाँ पे दोनों में हीट गेन करके यहाँ पहुँचा रहे हो। तो तुम डायरेक्ट 0 डिग्री सेल्सियस आइस को डायरेक्ट वाटर में नहीं करोगे, क्योंकि स्टेट चेंज होता है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस आइस से पहले जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर से जाएगा 6.7 डिग्री या 100 डिग्री जहाँ पे तुमको ले जाना है। समझ रहे हो, मान लो उसने बोलता कि तुमको 120 डिग्री पे स्टीम पे ले जाना है, तो तुम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं ले आते, तुम पहले 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आते, फिर तुम यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आते, फिर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे आते, फिर 120 डिग्री सेल्सियस स्टीम पे जाते। समझ रहे हो, डायरेक्ट नहीं ले जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने अभी 5-6 क्वेश्चन, 5-6 नहीं लगभग 8-10 क्वेश्चन मैंने करवा रखे हैं आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो वहाँ से करना, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा। टाइम लग रहा होगा क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इसके बाद टाइम नहीं लगेगा वो सारे क्वेश्चन करने में तुम्हें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक। ये देखो तुम्हें, देखो कितना भारी भरकम क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसको लास्ट में करना होमवर्क है तुम्हारे लिए। क्यों लास्ट में करना, क्योंकि तुम्हें अभी पूरा सीरीज में थर्मल कंडक्टिविटी के की वैल्यू सीरीज में क्या होती है, पैरेलल में क्या होती है, ये सारे क्वेश्चन जब 8-8 10 क्वेश्चन करवाए हूँ अभी, जब हो जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो इस क्वेश्चन को लास्ट में कर लेना, ठीक। आ जाओ 11.3 देखो, कह रहा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन, देखो जो चीज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में होती है वही चीज़ यहाँ पे होती है थर्मल में। जैसे वहाँ पे होता है इनकमिंग करंट इजकल टू आउटगोइंग करंट, तो वैसे यहाँ पर भी सेम चीज़ होता है, इनकमिंग हीट इजकल टू आउटगोइंग हीट। सेम चीज़, सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी होता है, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक। तो देखो कह रहा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इन द ओम्स ऑफ ए सर्टेन थर्मोमीटर वायरेज विद द टेम्परेचर RT इजकल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी दिया हुआ है। कह रहा है द रेजिस्टेंस इज 1 जो दिया है लिख लो पहले। देखो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर भी मैंने तुम्हें बताया था कि 273.16 होता है, तो जो दिया पहले लिख लो। कह रहा है रेजिस्टेंस कितना है, 101.6 ओम है, 273.16 केल्विन पे, ठीक। और रेजिस्टेंस जो है 165.5 ओम है, कहाँ पे, 600.5 केल्विन में। कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। 2 डाटा तुमको मिल गया। अब कह रहा है कि बता दो टेम्परेचर जब रेजिस्टेंस क्या हो, 123.4 हो। टेम्परेचर बता दो, ये टेम्परेचर कितना होगा जब रेजिस्टेंस कितना होगा, 123.4 हो, यही है ना। तो तुम अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला तुम खोल के अवतार सीरीज देख सकते हो, वहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चंस को बताने की ट्रिक बता रखी है कि RT माइनस R0 अपन R0, वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी करा देता हूँ। तो तुम अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये चैप्टर पूछेगा, अगर ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो वहाँ पे जो फॉर्मूले मैंने बताए थे रेजिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए, वो यूज़ कर लेना। यहाँ पे मैं यहाँ के फॉर्मूले से बता देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो ये, तो पहले केस में देखो इक्वेशन क्या बनेगा, 165.5 इक्वल टू 101.6, यही तो है RT, ये RT हो गया। देखो इसको फाइनल मान लो, इसको इनिशियल मान लो, ये इसको फाइनल मान लो, इसको इनिशियल मान लो, तो RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी कितना होगा, 600 में से 273, 600 में से 273.16, ठीक है। अब इसको मान लो, इसको और इसको मान लो, इसको फाइनल मान लो, इसको इनिशियल मान लो, सिंपल सी बात। ऐसे तो वहाँ पर भी ट्रिक बताया था, वही सेम चीज़ यहाँ पे लगा दो। तो केस 2 में क्या हो जाएगा, 123.4 इक्वल टू 101.6 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस 273.16। बस सॉल्व कर दो दोनों को, सॉल्व करके
डिवाइड करके मतलब इसको डिवाइड करके सॉल्व कर लेना। आंसर कितना आएगा मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। T2 का वैल्यू आ जाएगा 384.83 केल्विन। देख रहे हो, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। सॉल्व तो कर लो ना मेरे भाई, सॉल्व तो कर लोगे ना। बस एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को बोल रहा हूँ सॉल्व कर लेना, बाकी सब तो मैं करा ही रहा हूँ, ठीक है। बाकी सब तो मैं कराऊंगा ही, ठीक है। बस एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को बोल रहा हूँ, थोड़ा सॉल्व कर लेना, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का 273.16 वाला हो गया, पूरी चीज़ तुम्हारी कवर अप हो गई। तो यही सेम चीज़ मैंने वहाँ पर भी बताई थी कि तुम जैसे मान लो मैंने क्या बोला था, R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है, T3 दिया है टेम्परेचर। तो तुम R2 माइनस R1 अपन इनिशियल इजकल टू T2 माइनस T1 अपन इनिशियल करके अपना तुम लिख सकते हो जो तुम्हें लिखना हो। तो वहाँ पर ट्रिक के फॉर्म में था और यहाँ पे लेंदी फॉर्म में है, तो तुम ये यूज करके लगा सकते हो डायरेक्ट एकदम, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11.3 हो गया। 11.4 तुम्हें फिर से लास्ट में करना है, होल वाला पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन सीधे पूछ रहा है, लास्ट में करना है, ठीक है। जब PYQ कर लेना तो तुम्हारे पास PYQ करने के बाद तुम एक आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, क्योंकि PYQ मैंने इन डिटेल समझाया हुआ है, ठीक। तो 11.8 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। 11.11 देखो ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये नीट में भी 2 बार पूछा हुआ है। कितनी बार? 2 बार। कह रहा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन जितना 49 इंटू 10⁻⁵ है। व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी फॉर ए 30 डिग्री राइज इन टेम्परेचर। बताओ, कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया है, तुमसे फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी पूछ रहा है, तुम नहीं बता पाओगे। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, यही तो होती है। तो पहले चेंज इन वॉल्यूम तुम निकाल लो, क्या होती है? बी डैश कर लो, क्या होता है? V0 1 प्लस गामा डेल्टा टी, यही तो होता है, यही तो होता है ना। रो नॉट क्या होता है? तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, रो डैश कर लो, क्या होता है? रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी, यही तो होता था, बताया था ना मैंने। तो तुमको मैं सिंपल मेथड समझा रहा हूँ। V डैश इक्वल टू B 1 प्लस गामा डेल्टा टी लिखो यहाँ पे। V 1 प्लस गामा कितना दिया है? अब देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन है ना, 1 डेल्टा टी 30 दिया है। द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन कितना दिया? 49 इंटू 10⁻⁵ इंटू 30, ठीक है ना। तो भी ये हो जाएगा कितना? 30 10⁻⁵, 30 × 5 = 150, 50 16, ये 1.01 हाँ 1.01 इतना V, V डैश कितना आ गया? 1.01 इंटू V, इतना आ जाएगा हमारे पास V डैश। अब V आ गया, फिर डेंसिटी निकाल दो, सिंपल सी बात है। डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास कितना दिया बताओ? मास कितना दिया है? कुछ नहीं दिया, तो 1.01 V, ठीक है। सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा ये? 1/0.9, तो डेंसिटी थोड़ा सा लेंदी आ रहा है ना, ये लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा। मास अपन वॉल्यूम रख लो, अल्फा वॉल्यूम रखो नहीं, तो रो माइनस रो डैश अपन रो करोगे, रो माइनस ये कितना आ जाएगा? 0.1 से थोड़ा ज़्यादा है ना, तो 0.98 के अराउंड आएगा। 0.98 रो अपॉन रो, तो 0.02 अपॉन रो, 0.02 अपॉन 1, 0.01 0.013, ये इसका आंसर होगा। देखो उसने क्या बोला, उसने तुमको दे दिया है, सॉरी ये देखो, उसने तुमको देखो सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल इसलिए इंपॉर्टेंट रखा हूँ। तुम्हारे पास 2 मेथड इसको करने का। पहला मेथड क्या है तुम्हारे पास? डायरेक्ट ये लगा दो, रो डैश इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी, यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि फ्रैक्शनल चेंज, ये फ्रैक्शनल चेंज तुम्हारा नहीं आएगा, ये तुम्हारा बस रो डैश फाइनल आएगा। तो रो डैश फाइनल आने के बाद भी तुम्हें रो डैश माइनस रो अपॉन रो करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा, तभी तो फ्रैक्शनल चेंज आएगा। इसलिए मैंने इससे नहीं करवाया, क्योंकि लेंदी पड़ेगा, कोई उसका मतलब नहीं है। तो पहले तुम वॉल्यूम निकाल लो, V डैश इक्वल टू V 1 प्लस गामा डेल्टा टी, तुमने V निकाला 1.01 V। यहाँ से तुमने डेंसिटी रखा इसका मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ से मास अपॉन वॉल्यूम तुमने 1.01 रखा, 1 अपॉन 1.01 है, यानी थोड़ा सा 1 से ज़्यादा है, तो आंसर 1 से थोड़ा सा कम आएगा, डिवाइड करोगे तो
अरे मतलब 1/1.001 थोड़ा सा कम आएगा तो 0.98 आ गया। तुमने रो माइनस रो डैश अपन रो कर दिया, रो माइनस 0.98 रो अपन रो 0.013 के अराउंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर नहीं हो सकता तुम्हारा 0.015 आ जाए, हो सकता है 0.016 आ जाए, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये ध्यान रखना, 2 बार पूछा हुआ है, नीट में पूछा गया, तो नीट में मैंने डायरेक्ट यहीं से कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने यहाँ से सिखा दिया ताकि दोनों में तुम्हारे पास रहे, जो तुमको ईजी लगे वहाँ से कर लेना। ठीक, 11.13 देखो, कह रहा है कि कॉपर ब्लॉक है, कॉपर है, ब्लॉक का मास कितना 2.5 kg का, इज हीटेड इन ए फर्नेस टू ए टेम्परेचर ऑफ 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया, फिर उसको एक आइस के ऊपर, बर्फ़ के ऊपर रख दिया। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। देखो मैंने तुम्हें एक ही चीज़ बोली थी कि इसको हीट कर रहे हो, इसको टेम्परेचर दे रहे हो, ये पिघल रहा है, इसके ऊपर रखोगे तो जाहिर सी बात है पिघलेगा। पूछ रहा है कितना अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट हो सकता है। मैंने क्या बोला था, इसकी जो एनर्जी है उसकी एनर्जी से क्या करो, इक्वेट कर दो। सिंपल सी बात है, एनर्जी इक्वेट करो, एनर्जी इक्वेट करो, एनर्जी इक्वेट करो, तो कितना हीट, कितना पिघल सकता है। देखो यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर दिया है 0.39, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर कितना दिया 335 जूल, सब कुछ तुम्हारे पास दिया हुआ है। तुमको क्या करना है, कितना पिघल सकता है, एम डैश एल पिघलेगा। ये कितनी दे सकता है हीट, एम एस डेल्टा टी दे सकता है। सॉल्व कर दो, मास कितना दिया है 2.5 kg, यानी कि 2500। रुक जाओ, यहाँ से एम डैश निकालो, एम डैश क्या आ जाएगा, एम एस डेल्टा टी अपन एल, तो कितना हो जाएगा 2500। एस की वैल्यू कितनी दी है 0.39, डेल्टा टी कितनी है 500, एल कितनी है, एल कितनी है 335। बस सॉल्व कर लो, तो 2500 गुणे 500, रुक जाओ 2500 गुणे 500, 2500 गुणे 500 गुणे 0.39 गुणे 0.39 गुणे 0.39, ठीक है, डिवाइडेड बाई 335, 1455 कितना आ गया 1455, अराउंड 1.5 kg के अराउंड हो जाएगा। ये तुम्हारा इसका आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, एज ए हीट एनर्जी बोल दो या वर्क एनर्जी थ्योरम बोल दो, एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी तक 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोला हूँ, 1-2, ठीक है, 1-2 और 1-3, 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोला हूँ। तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना, क्योंकि अगर ये अच्छे से कर लिया तो PYQ वाले बहुत सारे क्वेश्चंस एकदम आसान हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, कितना दिया 11.13 का आंसर देख लेता हूँ। रुक जाओ, 11.13 का आंसर सही दिया हुआ है, सही है, सही 11.13 का आंसर सही है। रुक जाओ, चलो अब ये देखो तुम्हारे कुछ PYQ क्वेश्चन को भैया क्वेश्चन नंबर 1-2 कहाँ है, तो पहले ही करा चुका हूँ, अभी इसको मर्ज करूँगा, देख लेना। ठीक है, कह रहा है सेंटीग्रेड फारेनहाइट थर्मोमीटर है डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर 140 डिग्री। देखो फारेनहाइट में कितना टेम्परेचर है 140 डिग्री फारेनहाइट। कह रहा व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर इन द सेंटीग्रेड टेम्परेचर, सेंटीग्रेड में कितना फॉल हो रहा है। अब यहाँ पर बच्चा क्या गलती करे मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, F-32/9 इक्वल टू क्या होता है C/5। ये जो लिखवाया था मैंने स्टार्टिंग में, जब फॉर्मूला लिखवाया मैंने, जहाँ पे कैसे उसको करना है, मतलब कैसे उसको एक्सचेंज करना है एक दूसरे वैल्यू में, तो ये तो लिखवाया था मैंने F-32 अपन कितना होता है 180 इक्वल टू C/100 ही तो होता है। तो इसको काट दो, 20-9-20-25, तो ये आ गया ना ऊपर वाला, तो ये ऊपर वाला ही मैंने लिखवाया था। ठीक है, तो पुट करके पहले चेंज कर लो। फारेनहाइट कितना है 140 -32/9 इक्वल टू C/5 कितना आएगा 140 में से 32 या कितना आएगा 108/9 इक्वल टू C/5, 9 × 9 9 2 18, C इक्वल टू 60 डिग्री सेल्सियस आ गया। कुछ लोग 60 डिग्री सेल्सियस मार के चले आएंगे, वहीं पे तुम्हारा -5 नंबर लेके चले। वो कह रहे हैं कि व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर, कितना फॉल हुआ है टेम्परेचर में, फॉल इन टेम्परेचर कितना हुआ, पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे था, ठीक है, अब वो 60 डिग्री हो गया, पहले 100 डिग्री पे था अब 60 हुआ, कितने का फॉल हुआ 40 डिग्री सेल्सियस का फॉल हुआ है। तो इसका आंसर कितना होगा 40 डिग्री होगा। और ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन हैं तुम गलती करके चले आओगे, समझे। तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ था, पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, अब 60 हो गया, तो फॉल कितने का हुआ 40 का ही तो हुआ।
वो फाइनल टेम्परेचर नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द फॉल इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना फॉल है। समझ में आई चीज़ें, तो गलती मत कर देना, ठीक। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कॉपर रोड ऑफ 88 सेंटीमीटर है। देखो एक कॉपर है एक एल्युमिनियम है, इसका लेंथ है 88 सेंटीमीटर, उसका एक्स है, इसका अल्फा दिया हुआ है कितना 1.7 इंटू 10⁻⁵, इसका दिया है 2.2 इंटू 10⁻⁵। कह रहा है कि बता दो एक्स की वैल्यू कितना होगी। तुम्हें मालूम है कि जो इंक्रीज इन द लेंथ होता है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये दिया भी हुआ होता भी ऐसा ही है। तो मैंने क्या बोला था अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2 कर दो, सिंपल सी बात है यार। अल्फा 1 इंटू L1 इक्वल टू अल्फा 2 इंटू L2। अल्फा 1 तुमको दिया होगा 1.7 इंटू 10⁻⁵, लेंथ 1 दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। अल्फा 2 कितना होगा, लेंथ 2 हमारा एक्स हो जाएगा, अल्फा 2 कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁵। ये खत्म कर दो, कितना हो जाएगा एक्स वैल्यू कितना हो जाएगा 1.7 इंटू 88 अपॉन 2.2 कितना हो जाएगा 1.7 अपॉन 2.2 इंटू इसको 8.8 इंटू 10 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से कट जाएगा और ये हो जाएगा 17 गुणे 4, 4 7 28, 4 के 4 2 68 सेंटीमीटर। चौथे का ए सही है, 68 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। समझ लो, तो अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2 हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा था क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2, जहाँ पे R1 हमारा 1.5 R2 के बराबर है थ्रू 1 केल्विन आर इन द रेशियो ऑफ, कितने के रेशियो में है, ठीक है। तो पहली चीज़ याद रखना कि अगर तुमने कर दिया Q इक्वल टू MS डेल्टा T कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, Q इक्वल टू MS डेल्टा T होता ही है, लेकिन तुमको मास भी तो चाहिए, मास तो दिया नहीं है, तो मास होता है क्या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई R क्यूब इंटू रो इंटू S इंटू डेल्टा T, S भी तो रहेगा यहाँ पे, S इंटू डेल्टा T हो जाएगा। तुम्हें यहाँ पे दिख गया क्या कि Q डायरेक्टली बस टू क्या R क्यूब है, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2 का क्यूब। तो क्या हो जाएगा देख लो यहाँ पे Q1 अपॉन Q2, R1 कितना था R1 1.5 R2 है, ये R2 का क्यूब हो जाएगा, क्यूब खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 को तुम 3/2 का क्यूब लिख सकते हो, यानी कि 9:4 इसका आंसर हो जाएगा। 8 का B नहीं 9 तो 27 ना, 27/8 होगा, सॉरी क्यूब है ना ये, तो 27/8 हो जाएगा। कोई दिक्कत, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अभी तक, ठीक है ना। Q1 अपॉन Q2 हो गया, ये सारे हमारे क्वेश्चंस हो गए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम एल्युमिनियम बता दो। ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बार देख लेना इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट में डाल रहा हूँ। कह रहा थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम बता दो। थर्मल कैपेसिटी क्या होता है, थर्मल कैपेसिटी हमारा MS के बराबर होता है। हीट कैपेसिटी को ही थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं, हीट कैपेसिटी को ही थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। और मैं तुम्हें 3 चीज़ पढ़ाई थी, मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ाया था, ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ाया था, और हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट MS था। तो MS होगा, M कितना दिया 40 ग्राम दिया, S केवल कितना दिया 0.2 कैलोरी दिया हुआ, कितना हो गया 8 कैलोरी हो गया। और हमको जूल में चाहिए, तो 1 कैलोरी कितना होता है 4.2 जूल, 1 कैलोरी कितना होता है बताओ 4.2 जूल, तो 8 गुणे 4.2 यानी कि 33.6 जूल के अराउंड ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। बाकी क्वेश्चन इसके आगे भी मर्ज कर दे रहा हूँ, आराम से देखो, अच्छे से पढ़ाई करो, लाइक और कमेंट कर देना, ठीक है। आज चारों चैप्टर तुम्हें मिल जाएंगे कंटिन्यूस, ठीक है, बैक टू बैक मिलेंगे, ठीक है। तो लाइक करो, कमेंट करो, और यार मतलब कमेंट कर देना, ठीक है, कमेंट जरूर करना, लाइक और कमेंट जरूर करना, बस इतना ही मांग रहा हूँ। और शेयर करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू, आराम से पढ़ाई करते रहो। अभी इसके बाद वाला इन डिटेल एक PYQ को समझाया हूँ, एक PYQ को एक लाइन को समझाया हूँ इन डिटेल। तो अगर NCERT में दिक्कत हो रही है फिर भी परेशान मत होना, PYQ में कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, ठीक है। यहाँ पर भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये बेसिक होता है थोड़ा सा, और थोड़ा सा लेवल ज़्यादा होता है NCERT का, ठीक है ना। तो आराम से पढ़ाई करो, थैंक यू। चलो आ जाओ ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि ऑन ए न्यू स्केल, कोई एक नया स्केल है जो लीनियर है, कॉल द W स्केल। कौन सा स्केल है, W स्केल। कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, W स्केल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है 39 डिग्री है, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है 239 डिग्री है। कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पे अगर टेम्परेचर 39 है
सेल्सियस में अगर टेम्परेचर 39 है तो बता दो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, मैंने तुम्हें क्या बोला था, किसी भी दो चीज़ का कंपेयर करना हो, एक ही फार्मूला था हमको, x माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट अपन अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट इजकल टू x माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट अपन अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट। यही तो था। हमको सेल्सियस स्केल का मालूम है, हमको W स्केल का बताना है। सेल्सियस स्केल में x की वैल्यू कितने दी है 39। लोअर फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है सेल्सियस में 0 डिग्री। हायर कितना होता है 100 डिग्री, तो 0 अपन 100 माइनस 0। x हमको निकालना है, उस W स्केल का लोअर पॉइंट कितना है तो कहोगे 39 और हायर पॉइंट पे कितना होगा 39 माइनस 39। ठीक है, समझ रहे हो ना। अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट 239 में से 39 घटाना पड़ेगा, अपर में से लोअर। बस अपना क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो कितना होगा x माइनस 39 अपन 200 इजकल टू 39 अपन 100, ये दो बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा x माइनस 39 इजकल टू क्या 78, x इजकल टू हो जाएगा क्या 78 प्लस 39, तो हो जाएगा कितना 8 16 17 7 3 10 11 117 वाट, इतना हो जाएगा। आई होप कि चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होंगी। मैंने यही तुम्हें बताया था कि x माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट अपन अपर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, किसी का भी दो का कंपेयर कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 1 का डी सही है। दूसरा देखो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कॉपर रोड है, कॉपर का रोड है, एक एल्युमिनियम का रोड है, ये 88 सेंटीमीटर पे है। एल्युमिनियम रोड ऑफ अननोन लेंथ है, अननोन लेंथ है एल मान लो। कह रहा है कि अगर अल्फ़ा इसका दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁵, इसका अल्फ़ा दिया है 2.2 इंटू 10⁻⁵, कह रहा है इस लेंथ को बता दो। तो बताओ क्या क्या दिया है, लेंथ दिया है और अल्फ़ा दिया है। तो तुम्हें एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में तुरंत आ रही होगी, देखो क्या लिखा है, लेंथ हैव देयर इंक्रीज इन लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि चेंज इन लेंथ हमेशा क्या होता है, चेंज इन लेंथ क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होता है। मैंने पढ़ाया था ना, चेंज इन लेंथ हमेशा क्या होगा, किसी भी बॉडी हीट करोगे चेंज इन लेंथ हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, यानी हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी कि डेल्टा एल हमेशा कांस्टेंट होगा। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा एल डेल्टा टी, यही तो होता है। तो डेल्टा टी तो दोनों का सेम है, तो हटा दो उसको। तो अल्फा 1 L1 इजकल टू अल्फा 12 2, यही तो मैं तुम्हें बढ़ाया था। अल्फा 1 कितना है 1.7 इंटू 10⁻⁵ इंटू L1 है 88, अल्फा 2 को डिवाइड कर दो, अल्फा 2 इधर आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻⁵ इजकल टू L2, इससे टर्म खत्म हो जाएगा। 2.2 ये हो जाएगा 40 बार में, तो 17 गुणे 4 L2, 7 चौको 28, 4 करने 4 2 6, 68 सेंटीमीटर, 68 सेंटीमीटर। ये चौथा का है, चौथा का है। देख लो, कुछ अपने मन से करा नहीं रहा हूँ, तुम क्वेश्चन को रोको, खुद से दिमाग लगाओ, खुद से सॉल्व करो। नहीं हो पा रहा तो एक बार मेरे से कर लो, फिर एक बार रिवीजन कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ी से कराऊंगा, 6-7 टॉपिक एक दिन में कराना यार मुश्किल हो जाएगा ना। ये देखो फिर कह रहा है कि L2 L1 मेंटेन हो, तो हमेशा मेंटेन ही रहेगा। लेंथ चेंज इन लेंथ अगर फिक्स ही रहेगा, अल्फा 1 इजकल टू अल्फा 2 होगा, अल्फा 1 L1 इजकल टू अल्फा 12, 5 का बी, 5 का बी। ठीक, कह रहा था वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ग्लिसरीन इतना दिया है, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। तुम्हें एक चीज़ मैंने बताई थी, डेल्टा V अपॉन V इजकल टू माइनस में डेल्टा रो अपॉन रो इजकल टू होता है गामा डेल्टा टी। यही तो मैंने तुम्हें बताया था, फॉर्मूला ये पढ़ाया हो ना, ऊपर भी बोला था ना, चेंज इन वॉल्यूम इजकल टू चेंज इन डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, यानी फ्रैक्शन ऑफ चेंज इन वॉल्यूम इजकल टू फ्रैक्शन इन चेंज ऑफ डेंसिटी निगेटिव में इजकल टू गामा डेल्टा टी। हमसे देखो क्या पूछ रहा है, फ्रैक्शनल चेंज इन द डेंसिटी, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि डेल्टा रो बाई रो हमसे पूछ रहा है। तो गामा कितना दिया है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, गामा को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। इसका वैल्यू होता है 3 अल्फा, ये भी मैंने तुम्हें बताया था। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो उसके बाहर से तुम्हें आएगी नीट में या कहीं भी, जो तुम्हें पढ़ा दिया हूँ, तो उसी को डिटेल में पढ़ो। तो क्या दिया था, वॉल्यूम ऑफ कोफिशिएंट वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया डेल्टा बी बाई बी इजकल टू माइनस डेल्टा रो बाई रो इंटू डेल्टा वाई डेल्टा टी। वाई की वैल्यू दिया कितना 5 × 10⁻⁴, डेल्टा टी कितना दिया है 40। अगर देखो यहाँ पे लिखा होता तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, मान लो लिखा होता लीनियर एक्सपेंशन, तो लीनियर एक्सपेंशन का मतलब होता है अल्फा। तो यहाँ पे तुम क्या लिखते, गामा की जगह क्या रखते 3 अल्फा डेल्टा टी। लेकिन 3 अल्फा क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इजकल टू क्या होता है 3 बार लेंथ होता है ना, वॉल्यूम इजकल टू क्या होता है L का क्यूब, यानी कि 3 इंटू डेल्टा L बाई एल,
यानी कि 3 बार तुमको अल्फा लिखना पड़ता है, 3 इंटू अल्फा। बट यहाँ पे पहले हमको वॉल्यूम एक्सपेंशन दिया तो वो सब हमको सीन ही नहीं करना, हमको सीधे फॉर्मूला लगाना, आंसर आएगा। तो 5 को 200 गुणे 10 से पावर माइनस 4, 2 गुणे 10 से पावर माइनस 2, 0.02। 6 का डी, 6 का 6 का 6 का यार डी सही है, ठीक। कह रहा द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज इतना एंड 40 डिग्री सेल्सियस 992 द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। बताओ डेल्टा वी, ये तुम्हें ये भी मैंने बताया था, वी फाइनल इक्वल टू वी इनिशियल 1 प्लस वाई डेल्टा टी। ये तुम्हें बताया गया था कि नहीं, ये बताओ। नहीं कहोगे भैया कहाँ बताए हो, तो लाओ भैया फिर से दिखाते हैं तुमको। अब नहीं सुनोगे मेरी बात तो लाओ फिर से दिखा देता हूँ। एक्सपेंशन कहाँ है, एक्सपेंशन यहाँ पढ़ाया हूँ, सबसे लास्ट में पढ़ाया हूँ ना, देख लो। बार बार दिखाने में टाइम लगता है ना। ये देखो, ये लीनियर एक्सपेंशन मैंने पढ़ा दिया, बोला चेंज इन लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगी। डेल्टा रो अपॉन रो नॉट इक्वल टू माइनस में डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू माइनस में गामा डेल्टा टी, और वी फाइनल इक्वल टू होता है वी इनिशियल 1 प्लस वाई डेल्टा टी। डेंसिटी में जाओगे तो माइनस हो जाएगा, रो फाइनल इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस वाई डेल्टा टी, ठीक है। तो बस अपना सॉल्व कर लो, यहाँ से हो गया अपना आंसर ही खत्म हो गया, आंसर ही आ गया। वी फाइनल कितना दिया, देखो वॉल्यूम कितना दिया है, द कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ डेंसिटी पूछ रहा है। तो तुमको मालूम है डेल्टा बी बाई वी इक्वल टू माइनस डेल्टा रो बाई रो होता है, तो डायरेक्ट तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बी फाइनल दिया क्या रखो 92/998, यही तो होगा 1 प्लस वाई, यही इनसे पूछ रहा है कोफिशिएंट। डेल्टा टी कितना है, 40 में से 20, यही तो है। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 992/998 कैसे होगा यार, चलो 992/998 माइनस 1 इक्वल टू 20y, तो कितना हो जाएगा 998 माइनस 992 यानी 6/998 इक्वल टू 20y। y इक्वल टू बहुत कम में जाएगा यार, 6/998 गुणे 20। सातवें का आंसर कितना दिया, सातवें का आंसर कितना दिया, ये देखो ऊपर है ना हमारा, ये 900 फाइनल कितना है 992 है, फाइनल 992, ये 998 है। बी फाइनल बाई बी इनिशियल ना, बी फाइनल बाई बी इनिशियल, तो 998 एट 40 डिग्री 92, 6/998 ऊपर से बी फाइनल हमारा 998 है। नौ सौ 998/992, इसको सॉल्व करना एक बार ना, ये तुम्हारा आंसर लगभग आ जाएगा। सातवें का ए दिया है, ए, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल रहा हूँ, ठीक है, इसको भी और इसको भी, ठीक है। तो इसको रिपीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि देखो 2013 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, हो सकता है आप पूछ ले क्योंकि 5-6 साल से इस पे क्वेश्चन नहीं आया है। तो तुम्हें फॉर्मूला बस मालूम होना चाहिए, वी फाइनल इक्वल टू बी इनिशियल 1 प्लस वाई डेल्टा टी, या रो फाइनल इक्वल टू, देखो दो तरीके से करने के, एक तो ये हो गया तुमने डायरेक्ट लिख दिया, तुमको एक फॉर्मूला भी मालूम है, रो फाइनल इक्वल टू रो इनिशियल 1 माइनस गामा डेल्टा टी। तुमको रो फाइनल दिया कितना 992 अपन 998 कर दोगे तो बचेगा 1 माइनस गामा डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ से भी सॉल्व करके ये तो रो फाइनल बाई रो इनिशियल तुम यहाँ से निकाल लो जो भी आ रहा है यहाँ पे, और तुमको मालूम है रो फाइनल बाई रो इनिशियल क्या होता है, माइनस में डेल्टा वी बाई वी, तो उसको भी पुट कर सकते हो, यहाँ से पुट करके यहाँ सॉल्व कर सकते हो, दोनों तरीके से कर सकते हो, तुम्हें जैसे मर्जी करेगा तुम वैसे कर लेना एक बार, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, अराउंड आंसर तुम्हारा 3 × 10⁻⁻4 ही आएगा, ठीक है। एक बार सॉल्व करके देख लेना, कैलकुलेटर यूज कर लेना, मालूम मैं तो कैलकुलेटर यूज करूंगा या सॉल्व करूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो तुम खुद से कर लेना। तो 7 का हाँ सही है, एक 8वां देखो कह रहा है क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर रेडियस R1 एंड R2, कह रहा है कितना हीट लगेगा उसके टेम्परेचर को हमको 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। तो तुमको मालूम है 1 केल्विन टेम्परेचर कहाँ बढ़ाते हो, बताओ 1 केल्विन कहाँ बढ़ाते हो, या तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ले लो, मोलर हीट कैपेसिटी ले लो, सब जगह क्या लगाओगे ms डेल्टा टी। तो हीट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ ms डेल्टा टी,
एक जन रुक जाओ, एम एस डेल्टा टी। तुमको भैया इसमें रेडियस तो आया ही नहीं, तो मास देखो ना, मास इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, यही तो होता है। डेंसिटी क्या होगा इसका, कॉपर स्फीयर का क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम होता है ना इंटू रो इंटू एस इंटू टी। तुम्हें दिख रहा होगा आर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि क्यू डायरेक्टली इक्वल टू आर का क्यूब है। Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू क्या होगा, आर का क्यूब, आर है अपॉन 1.5 है, इसका क्यूब कट जाएगा, आर से आर पूरा खत्म हो जाएगा, बचेगा 1.5 का मतलब होता है क्या, 2/3 का क्यूब, यही तो होता है। 3/2 2 ऊपर चल जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8/27। R1 इक्वल टू 1.5 R2 है। अच्छा 1.5 R2 ऊपर रहेगा ना, पहला ऑप्शन आएगा, दिख रहा है वैसे क्लियर कर, चिल्ला चिल्ला कह रहा हूँ, देख लो। R1 1.5 R2, तो 1.5 R2 अपन R2 का क्यूब कट जाएगा, बचेगा क्या, 3 3 9 3 27 अपन 8 बचेगा। ठीक है, 1.5 को 3/2 लिख दो, एक ही चीज है ना, 27/8 इसका आंसर 8 का ए, 8 का ए। तो ये भी एक अच्छे क्वेश्चन में तुम रख सकते हो, क्योंकि आधे लोग इसमें पता ही नहीं लगा पाएंगे कि रेडियस है कहाँ के। रेडियस निकालने के लिए तुम्हारे पास दे दिया, रेडियस उसने दिया है, तुमको मालूम है क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी ही लगेगा यहाँ पे। मास तुमको मालूम है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी क्या है 4/3 पाई आर क्यूब हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। डेंसिटी करो तो तुम्हें दिख गया, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर के क्यूब के बराबर है। ठीक, देखो दो आइडेंटिकल बॉडी है, मटेरियल हीट कैपेसिटी इंक्रीज, टेम्परेचर मालूम है ना, हीट कैपेसिटी 30 डिग्री तक 10 से 30 तक कांस्टेंट रहता है, पता है, उसके बाद बढ़ता है, बढ़ा है होना। कह रहा है कि अगर एक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, एक का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, उनको कांटेक्ट मिला दिया गया, तो बताओ कितना होगा। तो आधे लोग तो 50 डिग्री सेल्सियस मार के चलेंगे, -5 नंबर लेके। ये कंसेप्ट मैंने तुम्हें बताया था कि 100 डिग्री वाले के सेल्सियस का थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा मिक्सिंग के तौर पर, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ज़्यादा है, तो मोर देन 50 डिग्री आएगा, मोर देन 50 डिग्री आएगा। ठीक है, 10 का बी मोर देन 50 डिग्री ही आएगा, नहीं तो गलती करके चले आओगे, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, 10 का बी दिया ना, 10 का बी दिया है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें मैं पहले ही बताया था, अभी जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने से पहले ही मैं तुम्हें बता दिया था। ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा इसमें। देखो कह रहा है कि एक पीस ऑफ आइस है, फॉल्स फ्रॉम हाइट, कह रहा है कि हाइट एस से, मान लो हाइट एस था, एक आइस जो है गिर रही है नीचे, 1/4 जो गिरने पे हीट उसकी प्रोड्यूस हो रही है, उसका 1/4 जो है ना आइस जो है अब्जॉर्ब कर ले रही है, और सारा एनर्जी जो आइस का है उसको पिघला रहा है, क्या कर रहा है, मेल्ट करवा रहा है। अब्जॉर्ब बाय आइस एंड ऑल द एनर्जी ऑफ आइस गेट्स कन्वर्टेड टू हीट, यानी कि आइस जब पूरा एब्जॉर्ब करेगा हीट को तो मेल्ट ही तो करेगा, पिघलेगा ही। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ एच, इस एच की वैल्यू बता दो। मैं तुम्हें एक ही चीज बताई थी कि एनर्जी को कंजर्व करना सीखो। ऊपर से गिर रही है तो एनर्जी कितनी होगी, mgh, और पिघला रही है तो उसकी एनर्जी कितना होगी, ml। ये सारी चीजें तुम्हें एक ही लाइन में वर्क एनर्जी थ्योरम में लिखवाई थी, ये ऐसे एनर्जी को इक्वेट करते हैं। तो mgh इक्वल टू m इंटू एल, m से m काटो, gh इक्वल टू एल आ गया। लेकिन इस एनर्जी का केवल 1/4, क्या 1/4 मतलब 1/4 ही काम कर रहा है, यानी कि 1/4। तो 1/4 इंटू 10 इंटू हाइट इक्वल टू एल, एल का वैल्यू कितना दिया, 3.4 इंटू 10⁵ तुम्हें कुछ करना नहीं हो, खुद ही दे दिया है। तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3.4 इंटू 10⁵ इंटू 4 अपन 10, 10 से 10 कटेगा, 10⁴ बचेगा, तो 136 किलोमीटर। अरे इसे दिख रहा है 30 चौको 120, 120 से ज़्यादा ही है, 36 किलोमीटर। तो एकदम डीप में घुस के सॉल्व नहीं करना होता, वैसे ऊपर ऊपर भी देख के तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आ गया 11 नंबर का, 11 नंबर का कहाँ है भाई, 11 नंबर का ए, सही है। अब देखो, अभी तक कैलोरीमेट्री नहीं पढ़े थे ना, अब देखो एक ही क्वेश्चन सिखा दूंगा अच्छे से, तुम्हारा सारी चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान समझना। कह रहा है कि स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस, मैं लिख लेता हूँ, होमवर्क नहीं यार, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं खुद को इस पर टाइम लूंगा। मैं यहाँ लिखा मैंने स्टीम किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसको पास कर दिया गया 20 ग्राम वाटर पे। कहाँ पे, 20 ग्राम वाटर पे। वाटर कितना,
10 डिग्री सेल्सियस पे 20 ग्राम पे। कह रहा वाटर एक्वायर्स कर लिया टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री, यानी जब 100 डिग्री सेल्सियस को तुमने उसमें पानी में डाला तो पानी कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। ठीक, कह रहा मास ऑफ वाटर कितना, उस टाइम पे कितना मास प्रेजेंट होगा। तो मुझे ये बताओ 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर स्टीम है तो पहले वो कहाँ जाएगा बताओ, पहले वो 100 डिग्री सेल्सियस पानी पे जाएगा, उसके बाद तो 100 से 80 में पानी पे जाएगा। समझ में आया? डायरेक्ट नहीं, स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं। पहले 100 डिग्री स्टीम से 100 डिग्री पानी में गया, अब 100 डिग्री पानी से 80 डिग्री पानी में गया। आइस होती है तो मान लो -10 डिग्री पे आइस है तो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पे जाएगी, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी में जाएगी। समझे? ऐसा नहीं कि अचानक से तुमने उसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया, स्टेप बाई स्टेप। स्टीम में तो पहले उसको पानी में लाओ, पानी में ला के फिर देखो कहाँ पे ले जाना उसको। मैंने बोला था ना किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ला के इक्वेट कर दो हीट गेन को हीट लॉस को। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर 80 डिग्री पहले दिया हुआ, 80 डिग्री पिलाना हमको, तो बस इसको हमने 80 डिग्री पिला दिया। अब इसको लाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस वाले को लाते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, अब इसको लाते हैं ना। पेंटिंग मांगता है ना भैया। क्या पेंटिंग? आओ ले लो, आओ लेके जाओ, जल्दी आओ। जल्दी आओ, जाओ। अब नहीं आओगे ना? ठीक है, जाओ। ठीक है ना? तो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर था, 80 डिग्री पे हमने पहुंचा दिया उसको। अब इस 10 डिग्री पे वाटर था, अब इसको 80 पहुंचाना सीधे, इसको तो कुछ कन्वर्ट नहीं करना है, सीधे 80 पे तो पहुंचाना। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये हीट लॉस कर रहा है, देखो हीट लॉस कर रहा है, ये हीट गेन कर रहा है बेचारा। 10 से 80 में जा रहा है तो हीट लॉस कर रहा है, हीट गेन कर रहा है। तो मान लो इसका कितना था, m ग्राम था, तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस कर दो, हीट होता है। हीट गेन कितना हो रहा है देखो, 10 डिग्री सेल्सियस था, वाटर था, अभी भी वाटर है। तो मैंने जब बोला था जब चेंज इन स्टेट ना हो तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं हीट का, ms डेल्टा टी। तो मास कितना है 20 ग्राम, s को 80 रखेंगे, 1 दिया है तो 1 रख दो। डेल्टा टी मतलब 80 में 10 कितना 70, ये तो हुआ। अब हीट गेन कितना हो रहा है, हीट गेन पहले यहाँ से यहाँ है, यानी पहला प्रोसेस, फिर यहाँ पे 2 जगह हो रहा है हीट गेन, मतलब हीट लॉस यहाँ पे 2 प्रोसेस में हो रहा है। तो पहले प्रोसेस का कितना होगा देखो, पहले स्टीम था और वाटर में आ गया तो क्या हो जाएगा, m इंटू एल होगा ना। अरे चेंज हो गया भाई, स्टेट ही चेंज हो गया, स्टीम से वाटर में आ गया ना। तो पहले क्या बोला था मैंने, जब भी स्टेट चेंज होगा तो हम लोग m इंटू एल देते हैं। तो स्टीम है तो स्टीम में m इंटू एल, एल का वैल्यू कितना था 540, कितना था 540। तो मैं इसको डायरेक्ट अभी लिख देता हूँ, प्लस 100 डिग्री सेल्सियस पानी पे आ गया अब। ठीक है, अब उसको कहाँ जाना है 80 डिग्री पानी पे। तो फिर क्या है, पानी है, पानी खेल लिया, चेंज ही नहीं हुआ। ms डेल्टा टी क्या हुआ, ms डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी कितना बताओ, 100 में से 80 जाए कितना 20, तो ये कितना होगा 540 m प्लस ms इंटू 20। कोई दिक्कत, ये हो जाएगा 70 दूना 1400। ठीक, s के वैल्यू 1 है तो 20 m हो जाएगा, तो 540 m प्लस 20 m कितना आएगा 560 m इक्वल टू कितना 1400। तो m इक्वल टू कितना होगा 1400 अपन 560, कितना हुआ 1400 अपन 560। रुक जाओ, 1400 डिवाइडेड बाई 560, 2.5, यानी कि 2.5 ग्राम वाटर बनेगा। अगर यहाँ पे 2.5 दिया होता तो आधे लोग 2.5 मार के आते, -5 नंबर लेके चले आते। ये 2.5 ग्राम पानी मतलब वो 2.5 ग्राम स्टीम हमारा पानी में चला जाएगा। तो ऑलरेडी पहले से 20 ग्राम पानी था, 20 ग्राम पानी पहले से था और 2.5 ग्राम ये आएगा। अब बनेगा 22.5 ग्राम पानी, समझे, 22.5 ग्राम, 22.5 ग्राम बनेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। और अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, 2 बार कर लेना, देख लिया ना हीट गेन हीट लॉस कैसे करते हैं। अभी एक आध क्वेश्चन और आएगा तो मैं करा दूंगा। तो 12 का डी, ठीक है, 12 का डी, 13 का ये होगा पता ही है, अभी ग्राफ तुमको पढ़ाया था मैंने। 14 का देख लो, कह रहा है 1 ग्राम स्टीम मिक्स कर रहे हो 1 ग्राम आइस के साथ। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी, जब भी आइस और स्टीम वाला केस हो तो रेशियो देखो, मास ऑफ आइस इज टू मास ऑफ स्टीम।
जब 1:1, 2:1, 3:1 था तो कितना टेम्परेचर था? 100 डिग्री। 4:1, 5:1, 6:1, 7:1 तब कितना टेम्परेचर था? 0 से 100 के बीच में। 8:1, 9:1, 10:1 तक कितना टेम्परेचर था? 0 डिग्री। तो 1:1 है ना, 1 ग्राम 1 ग्राम, 1:1 है तो 100 डिग्री। 14 का 1, 14 का 1, ठीक है, सही है। ट्रिक बताया था ना अभी, उसी से लगा दिया मैंने, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। 15 नंबर देखो, फिर से आ गया मिक्सिंग वाला क्वेश्चन। फिर से इसको अच्छे से समझाता हूँ तुम्हें, ताकि कैलोरीमेट्री वाले कोई क्वेश्चन तुम गलत ना करो। बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो कह रहे 10 ग्राम ऑफ आइस क्यूब है 0 डिग्री सेल्सियस पे। देखो लिख देता हूँ मैं, आइस का क्यूब है 0 डिग्री सेल्सियस पे, कितना? 10 ग्राम। आर रिलीज इन ए टम्बलर वाटर इक्विवेलेंट 55 ग्राम। एक ऐसे वाटर वाले में डाला गया, वाटर इक्विवेलेंट में, जिसका 55 ग्राम मास था, टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस। कह रहे नेग्लिजिबल हीट बता दो कितना टेम्परेचर होगा। तो तुम्हें एक चीज़ पहले मालूम है, 0 से 40 के बीच में ही होगा कुछ। अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और 40 में डालो तो 0 से 40 के बीच में ही होगा। तो सारा आंसर दिया था, तुम एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो देखो किसी एक टेम्परेचर को मान लो कॉमन टेम्परेचर, जैसे मान लो टी पे, हमको टी पे ले जाना है। कहाँ ले जाना है? हमको टी पे। मैंने क्या बोला था? 2 टेम्परेचर को लो, किसी एक टेम्परेचर को पकड़ो, उसको फिक्स कर दो, ठीक। देखो बस हो गई। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस था, तो पहले कहाँ कन्वर्ट करोगे? यहाँ पर मैं बताता हूँ, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या था? आइस था, तो पहले इसको 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। अब इसको T डिग्री पे ले जाओगे, यही तो हुआ। ये पहला केस हुआ। ये हो रहा है हीट गेन का। हीट लॉस का केस क्या होगा कि T 40 डिग्री पे था, उसको तुमने T पे ला दिया, यही तो हुआ दूसरा केस। तो अब लगा दो अपना, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। हीट गेन कितना हो रहा है? आइस से वाटर में जा रहा है, स्टेट चेंज हुआ तो m/L, ठीक। m/L। तो मास कितना है? 10 है। L कितना बताओ? आइस से वाटर में जाने के लिए L का वैल्यू कितना था बताओ? कितना था यार? 80 था। वेपराइजेशन में 536 था, मैंने बोला था 540 लेना, इसका 80 था प्लस। अब वाटर से वाटर में जा रहा है T डिग्री पे वाटर पे, तो वाटर में चेंज होगा नहीं, तो मास रखो 10, S का वैल्यू होता है 1 और T की जगह क्या रखोगे? डेल्टा T यानी कि T रख दोगे, T - 0। हीट लॉस कितना हुआ? मास रखो कितना? 55 ग्राम मास है उसका, इंटू S का वैल्यू 1, T कितना हुआ? 40 - T। 40 में से T में गया ना, डेल्टा T क्या लिखोगे? 40 से T में चला गया तो MS डेल्टा T। बस अपना आंसर सॉल्व करो। 800 प्लस 10T इज इक्वल टू 55 इंटू 40। 55 इंटू 40 कितना हुआ है? रुक जाओ, 55 इंटू 40 कर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 55 गुणे 40, 2200। 2200 माइनस 55T, तो 65T इजकल टू 2200 में 60 था कितना? 1400। तो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 1400 बाई 65। रुक जाओ देख लेता हूँ क्या होता है भाई, गलती हो रही है क्या? 21.5 लगभग 22। 15 का कितना दिया? 22, सही है। 21.5 चला रहा ना, 22 डिग्री। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बस एक ही चीज़ कर रहा हूँ, हीट गेन को हीट लॉस के बराबर कर दे रहा हूँ। जो पूछ रहा है वही कर रहा हूँ। हीट गेन मतलब आइस पे 0 डिग्री आइस, 10 डिग्री आइस पे है, तो पहले वो देखो 0 डिग्री पे आइस था तो पहले 0 डिग्री वाटर पे जाएगा, ठीक है। 10 डिग्री आइस पे था तो सबसे पहले कहाँ आएगा? 0 डिग्री आइस पे आएगा। 10 से 0 आएगा ना, ऐसे ग्राफ तुमने देखा होगा, ऐसे बढ़ रहा था, यानी पहले 0 पे ही था। 10 डिग्री पे था, उसको 0 पे लाओ, ठीक है। 0 पे ला के तब तुम उसको पानी में बदलोगे, यानी 10 डिग्री अगर आइस है, -10 डिग्री, तो उसको पहले 0 डिग्री आइस पे लाओगे। 0 डिग्री आइस पे आने के बाद वो 0 डिग्री पानी में चेंज होगा। ऐसा नहीं है 0 डिग्री आइस में ला के तुम सीधे 28 डिग्री 40 डिग्री पानी में कर दोगे। पहले 0 डिग्री आइस पे लाओगे, 0 डिग्री आइस में लाने के बाद 0 डिग्री वाटर पे लाओगे, फिर तुमको जहाँ ले जाना ले जाओ। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ला के दोनों को करके इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये भी एकदम हलवा क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 रॉड है, ए एंड बी है,
आइडेंटिकल डायमेंशंस क्या हैं, टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो देख लो दो रॉड है, आइडेंटिकल डायमेंशंस के हैं, टेम्परेचर कितना है उनका 30 डिग्री है, ए है बी है। ए इज हीटेड अप टू 180 डिग्री, ए को हमने 180 तक पहुंचा दिया और बी को टी डिग्री पे। कह रहा है न्यू लेंथ अगर सेम है, देखो न्यू लेंथ से मैंने एक्सपेंशन के क्वेश्चन आ गए। कह रहा है रेशियो ऑफ कोफिशिएंट अल्फा, यानी अल्फा इसका 4 है, इसका 3 अल्फा, तो बताओ क्या होगा। तुम्हें एक चीज़ मैंने बताया था, अल्फा 1 L1 इंटू डेल्टा टी इक्वल टू अल्फा 2 L2 इंटू डेल्टा टी, ये तो होगा। अगर चेंज इन लेंथ बराबर है, डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, अल्फा एल डेल्टा टी होता है ना, तो वही तो लिख रहा हूँ मैं। बस अल्फा 1 कितना है 4 है, लेंथ 1 कितना है सेम ही था, डेल्टा टी कितना होगा 180 था, 180 था पहले 30 था, 180 में से 30 गया। अल्फा 2 कितना है 3 है, इंटू लेंथ को लेंथ ही रखो, टी कितना होगा, पहले कितना था, पहले बाद में टी हो गया, पहले 30 था। डेल्टा टी मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो पहले दोनों का 30 था, इसका भी 30 था, इसका भी 30 था, फाइनल 180 है, इसका टी हुआ। देखो क्वेश्चन में वही चीज लिख रहा है, बस सॉल्व कर लो अपना, एल से एल खत्म कर दो, 4 गुणे 150 इक्वल टू 3t माइनस 90, यही तो होगा। तो 600 प्लस 90 इक्वल टू 3t, 690 इक्वल टू 3t, टी इक्वल टू हो जाएगा 230 डिग्री सेल्सियस। 8 का बी, 8 का बी सही है, ठीक। देखो फिर से आ गया मिक्सिंग का क्वेश्चन, फिर से कराता हूँ। मिक्सिंग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, अभी पूछे नहीं जाते, 1-2 बार पूछा गया है, बट मैं करवा रहा हूँ। कह रहा है 100 ग्राम का लिक्विड ए है, देखो मैं लिख रहा हूँ, ए है बी है, 100 ग्राम है 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड, एडेड टू 50 ग्राम, अभी 50 ग्राम है 75 डिग्री सेल्सियस पे। टेम्परेचर है टी कितना हो गया 90 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक। कह रहा था टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, ये पहला कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या है, देखो ए है बी है, अगर 100 ग्राम था 100 डिग्री सेल्सियस पे, 50 ग्राम था 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो कह रहा है बता दो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो देखो ये लिक्विड है, कोई पानी नहीं दिया है, ठीक है, तो लिक्विड है, तो तुमको 2 इक्वेशन दे दिया, तो दोनों से तुम्हें क्या निकालना है, जेएमएस 2019 का क्वेश्चन है। कोई भी होशियार लड़का रहेगा तो तुरंत सोचेगा कि 2 चीज़ें दी हुई है, तो कुछ ना कुछ इससे निकाल के इसमें पुट करना, कुछ ना कुछ यहाँ से निकाल के यहाँ हमको पुट करना होगा, यही तो होगा। तो क्या निकालना होगा देख लो, ये कर रहा है हीट लॉस, ये कर रहा है हीट गेन, तो हीट लॉस हीट गेन का बराबर कर दो। तो हीट लॉस कितना होगा 100 इंटू मास इंटू एम एस डेल्टा टी होता है ना, मास कितना है ए का 100 है, एस को एस रखो, डेल्टा टी कितना होगा 100 माइनस 90, ये एस है, ठीक है, एस इज इक्वल टू ए है, और ये है 50 ग्राम इंटू एस बी इंटू 75 में से 75 से 90 गया ना, 90 में से 75 समझ रहे हो ना डेल्टा टी कैसे लिख रहा हूँ। ये 100 में से 90 गया, मतलब 100 से 90 हो गया, और ये क्या हो गया 90 से 75 हो गया, तो वही लिख रहा हूँ मैं। तो इसको सॉल्व कर लो, 100 ये 50 से काट दो 2 बार में, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू 10, 100 में से 90 10 यानी 20 ए इज इक्वल टू एस बी 90 में 75 कितना होता है 15 बी, तो ऐसे अपन एस बी कितना हो जाएगा 15/20 यानी कि 3/4, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन देखो, 3/4 हमको निकल गया ऐसे अपन एस बी। अब हमको क्या निकालना है टी, बस हमारा काम ही खत्म हो गया। देखो इसके लिए एम निकालो कितना 100, एस कितना है 3, ऐसे कितना है 3 है ना, इंटू डेल्टा टी यानी 100 में से टी घटा दो इज इक्वल टू 50 गुणे एस बी कितना है 4 गुणे डेल्टा टी कितना होगा 50, टी माइनस 50। अरे 100 में से 100 था 50 में मिलाया तो 100 से कम होगा 50 से ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है 100 से कम होगा उसका टेम्परेचर मिक्सर का, 50 से ज़्यादा होगा, तो फाइनल क्या है टी हो गया ना, तो टी में से 50 घटाओगे ना, तो बस 300 हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डाइट कर देता हूँ, देखो 50 दूना 100, 2 दूना 4, तो बचेगा क्या 300 माइनस 3t इक्वल टू 2t माइनस 100, तो 400 इक्वल टू 5t, टी इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। ए 9 का ए 9 का ए दिया है,
9 का है, सही है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, 2 चीज़ें उसने पूछा, जेमेंस का क्वेश्चन था, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन को डिटेल में करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो। इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीट करके देख लेना, चीज़ें तुम्हारे लिए बन जाएंगी। जेमेन 2020 का क्वेश्चन देखो, कह रहे टेम्परेचर ऑफ मेटल वायर इंक्रीज कर दिया 0 से 10 तक, यानी डेल्टा टी कितना हो गया, 10 हो गया। लेंथ इंक्रीज हो गया कितना, 0.02। कह रहा परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी, डेंसिटी में बता दो कितना चेंज आएगा मास डेंसिटी में। ठीक है, तो कुछ करना नहीं हमको, डेल्टा एल इक्वल टू क्या होता है, अल्फा एल डेल्टा टी। ठीक है, तो हमको लेंथ इंक्रीज दिया, यानी डेल्टा एल बाई एल हमको दिया है, तो तुम लिख दोगे अल्फा पहले निकालो, डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी। डेल्टा एल बाई एल कितना है, 0.02 है। डेल्टा टी कितना होगा, 0.02 है, डेल्टा कितना, टी कितना होगा बताओ, 10 होगा, इंटू 100 होगा। 100 कहाँ से क्या मुझे पूछ रहे हो, 0.02% का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, अपान 100। तो डेल्टा एल बाई एल पहले से दिया है 0.2, तो उसको अपान 100 करोगे ना, परसेंटेज का मतलब यही होता है, अपान 100 करो। और डेल्टा टी दिया है 10, बस उसको अल्फा को सॉल्व कर लो, हो जाएगा कितना, 2 गुणे 10 पावर -2, 10 पावर -3 ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुणे 10 पावर -5 हो जाएगा अल्फा। अल्फा तो निकल गया। अब कहो भैया आप क्या निकालें, अब तुमसे देखो पूछा क्या हो, तुमसे पूछा परसेंटेज चेंज इन मास डेंसिटी। मास डेंसिटी देखो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, जो होगा ना। तुमसे पूछा क्या है, मास डेंसिटी बता दो कितना होगा, तो तुम्हें पता है कि वॉल्यूम में चेंज निकालना पड़ेगा। और डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू क्या होता है, माइनस में डेल्टा रो बाई रो, यही तो बताया था। डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू क्या होता है, माइनस में डेल्टा रो बाई रो, बस सॉल्व कर लो। तो ये क्या है, अल्फा आया, क्या आया, अल्फा। और तुम्हें क्या निकालना है, डेल्टा वी बाई वी। मैंने अभी तुम्हें एक ऊपर क्वेश्चन बताया था कि अगर अल्फा दिया होता तो वाई की जगह क्या रखते, 3 अल्फा। क्यों, क्योंकि अल्फा लीनियर होता है, वॉल्यूम होता है लीनियर का क्यूब, तो यहाँ पे तुम क्या रखते, वाई लिखना रहेगा, चाहे वॉल्यूम तुमको लिखना रहेगा तो क्या लिखोगे, वाई इक्वल टू लिखो 3 अल्फा। तो 3 इंटू 2 गुणे 10 पावर -5, यानी कितना आएगा, 6 गुणे 10 पावर -5। तुम्हें आंसर अपना दिख गया होगा, डी इसका आंसर होगा, 0.06 का आंसर होगा, क्योंकि तुमने वाई निकाल दिया। तुमको निकालना था क्या, डेल्टा वी बाई वी, कितना हो जाता है, वाई इंटू डेल्टा टी, यही तो होता है। वाई कितना, 6 गुणे 10 पावर -5, डेल्टा टी कितना है, 10 है, अपन 6 गुणे 10 पावर -4 और इंटू 100 करना पड़ता है, 6 गुणे 10 पावर -2, यानी कि 0.06 इसका आंसर होता है पहला। जेमेंस का क्वेश्चन है, छोटा सा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको भी रिपीट कर लेना। ठीक है, इसको भी रिपीट कर लेना। ठीक, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, छोटी सी है, लेकिन देखो जेमेंस में क्वेश्चन अगर कर ले जा रहे हो, 2 से 3 बार रिपीट कर लिया तो तुम नीट का लेवल जानते हो क्या ही आता है। इसलिए फोकस ज़्यादा से ज़्यादा जेमेंस पे कर रहा हूँ। ऐसा तुम्हें डीपीपी भी मिलेगी ना, ऐसी बात नहीं डीपीपी नहीं मिलेगी। 11th खत्म हो जाने दो, हर एक चैप्टर के 20-30 क्वेश्चन तुम्हें एक्स्ट्रा दूंगा, विथ आंसर की तुम्हें दूंगा। ठीक है, ताकि थोड़ा सा और तुम पुशअप हो जाओ। उसमें एनसीईआरटी वगैरह के भी क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा जो छूट गए हैं। ठीक, तो 13 का देख लो, मास डेंसिटी का पूछा था, गामा और अल्फा निकाला, अल्फा से वाई निकाल दिया, 3 अल्फा, वाई होता है हमारा पूछा। ठीक है, तो डी क्वेश्चन नंबर कितना था यार, 13 का डी। ठीक, जेमेन 2022 का क्वेश्चन कह रहा है 2 मेटेलिक ब्लॉक है, M1 है, M2 है, लेंथ है 16 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। कह रहा है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ M1 बता दो। इसका थर्मल कंडक्टिविटी पूछ रहा है, तो तुम्हें एक चीज़ मालूम है, dq अपन dt इक्वल टू KA डेल्टा T अपन L, ये तो होता है, यही होता है ना। तो तुम दोनों जगह लगा दो, अपना सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हें निकल जाएगा। कह रहा है कि थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ M2, इसका K दिया है तो इसका कितना होगा, तो दोनों जगह लगा दो ना। क्या है, पहले में लगा दो। पहले चीज़, एक चीज़ तुम इसमें देखना कि थर्मल कंडक्टिविटी पूछा ना, तो अगर यहाँ से हीट फ्लो करेगा तो हीट तो बराबर फ्लो करेगा। लगाने वाले लगा चुके होंगे इसको, ठीक है, क्योंकि कई बार कल कराया था इसके पहले लेक्चर में। तो हीट तो सेम रहेगा, तो ये तो सब में सेम रहेगा। तो क्या लिखो, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, L अपन A डेल्टा T, यही होगा ना। एरिया देखो, एरिया भी वही A है, सब में सेम है। एरिया कब ऐड अप होता है, पैरेलल में। जब ऐसे स्लैग पे स्लैग रख दोगे तो ए ऐसे ऐड हो जाएगा। इसमें तो लेंथ ऐड होता है, लेंथ ऐड होता है इसमें। तो K1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अपन L2, K1 अपन K2 इक्वल टू इंटू डेल्टा T 2 अपन डेल्टा T1। कोई दिक्कत,
अरे के यहाँ से देखो ना क्या है, एल अपन डेल्टा टी आया, तो के वन अपन के टू इक्वल टू एल वन अपन एल टू डेल्टा टू टी अपन टी वन। लेंथ वन कितना है 16 है, एल टू 8 है, डेल्टा टी टू कितना है बताओ, डेल्टा टी टू कितना है 80 है, डेल्टा टी वन कितना है 20 है। अरे 80 में से 0 जब 80, डेल्टा टी वन 100 में से 80 जा कितना 20, तो हो जाएगा 2 गुड़े 20 चौको 4 8, के वन अपन के टू इक्वल टू 8, तो के टू इक्वल टू हो जाएगा कितना K1 पूछा ना K1, तो K1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8K2 यानी 8K 18 का बी। देखो जो उसने पूछा मैं वही यूज कर रहा हूँ, वही चीज़ें रख रहा हूँ, ठीक है, वही चीज़ें करा रहा हूँ। तुम्हारा काम है बस एक बार पॉज करके खुद से सॉल्व करना। ये क्वेश्चन तुम्हें कर लेना चाहिए क्योंकि मैंने कई बार इसको करा चुका है। 8-10 क्वेश्चन ऐसे मैंने करवाए थे, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, मिड पॉइंट, हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं तुम्हें करा चुका हूँ। तो 18 का K2 इक्वल टू 18 का ए सही है। 38 का यार पहला होगा, इसका ग्राफ ही पहले होगा, 0 से उठेगा फिर थोड़ा उठ के फिर कांस्टेंट होगा, फिर बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट, फिर बढ़ेगा, तुमको मालूम ही है। 38 का ए, 38 का ए, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है, पहले ही करा चुका था। ये भी क्वेश्चन करा चुका था, तुम्हें थियरी में बताया था EX ग्रेटर देन EY होगा तो AX भी ग्रेटर देन EY होगा, आंसर बता दिया। 65 का न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन इसमें आ गया है, सी होगा। ये मेंस में पूछा गया और कैसे सी होगा, तो मैं पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग थोड़ी ना आज पढ़ा रहा हूँ, वो तो क्वेश्चन मिल गया तो मैंने डाल दिया। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। 65 का सी, 65 का सी। तो क्वेश्चन नंबर 57 कहता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन वार इज प्रोपोर्शनल टू। अभी तुम्हें बताया था रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तो डी क्यू अपॉन डी टी क्या होता है, के ए टेम्परेचर का डिफरेंस अपन एल। टेम्परेचर डिफरेंस पे, एरिया पे, इन्वर्सली लेंथ पे, सब पे करता है, देख रहे हो ना। कुकिंग पॉट्स हैव कॉपर कोटिंग, हमारा जो बर्तन होता है वहाँ पे कॉपर की कोटिंग हो जाएगी, क्योंकि क्या क्यों कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जानते ही हो। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, कॉपर प्रमोट, ये सही है, बी और सी। कॉपर प्रमोट करता ना हीटिंग को, इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता उतना अच्छा से। कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, यानी रेट ऑफ हीट क्या होता है, डी क्यू अपन डी टी, के ए टेम्परेचर का डिफरेंस अपन एल। के कितना दिया है, थर्मल कंडक्टिविटी कितनी दी है 2.2 इंटू 10⁻³ कैलोरी में। एरिया कितना बताओ 1000 को 1000 ही रख रहा हूँ। क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि ये भी कैलोरी पर सेंटीमीटर में है, हमको सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर में रखो। डेल्टा टी कितना होगा, T1 माइनस T2 कर दो। T1 कितना है 37 माइनस T2 कितना है -5, कितना होगा 42 हो जाएगा ना, ठीक है। लेंथ कितना है बताओ, लेंथ कितना बताओ। थिकनेस का लेंथ कितना है 0.4 सब सेंटीमीटर में। सॉल्व कर दो, 2.2 1000 से ख़त्म हो जाएगा, 37 5 42 अपन 0.4, ठीक है। तो ये 22 गुड़े 42 अपन 4 हो जाएगा, 11 अपन 2 होगा, 2 से 21 बार में कटेगा, 21 गुड़े 11 कर लो भैया। 231 आया क्या, 59 का भी ऐसे दिख रहा है, 1 1 आएगा लास्ट में, 231 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, समझ रहे हो ना। ऐसे ही करते हैं ट्रिक वगैरह लगा के अपना। तो 59 का क्या लिखा भाई, 59 का बी, 59 का बी सही है। कह रहा है 2 एंड मेटल रॉड के दे आर मेंटेन टेम्परेचर। देखो ये रॉड है हमारा, ठीक है, एक रॉड 100 डिग्री सेल्सियस पे, एक रॉड 110 डिग्री सेल्सियस पे। कह रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इसमें कितना है, यानी डी क्यू बाई डी टी कितना है बताओ 4 जूल पर सेकेंड है। कह रहा है अब एक और रॉड है, ठीक है, जिसमें 200 है और 210 है, इसमें डी क्यू बाई डी टी क्या होगा, तो बताओ डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या होता है बताओ तो, के ए डेल्टा टी अपन एल। देखो के भी सेम होगा, एक ही मेटल रॉड है ना, एरिया भी सेम होगा क्योंकि एक ही मेटल रॉड है, लेंथ भी सेम होगा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है डेल्टा टी पे। तो डेल्टा टी पे डिफरेंस का, दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 10 है,
तो 4 दूल इसमें होगा तो 4 दूल इसमें भी होगा। 60 का डी, 60 का डी। ठीक, देख लो कुछ है नहीं, एकदम आसान आसान से क्वेश्चन पूछता है वो। ये देखो भारी भरकम क्वेश्चन पूछ लिया, आइस वाला क्वेश्चन है, भारी भरकम क्वेश्चन पूछ लिया तुमसे। कह रहा है डीप रेक्टेंगुलर पॉन्ड है, सरफेस एरिया है, डेंसिटी है इतना, फलाना ढिमका, ये सारी चीज़ दे दिया। एयर टेम्परेचर दे दिया -26 डिग्री सेल्सियस दे दिया, थिकनेस दे दिया, एक्स दे दिया, सब कुछ दे दिया। हमसे पहले देखो क्या पूछ रहा है वो, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस। तुम्हें मालूम है dx अपन dt क्या होता है? रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस तुमको बताया था ना मैंने, क्या होता बताओ? k डेल्टा टी अपन रो एल एक्स, यही तो होता है। k कितना दिया बताओ, k कितना दिया है? k कितना दिया भाई? रो एल एक्स, रो एल एक्स, रो एल एक्स तो रहेगा ही नीचे। ये आंसर होगा 63 का सी, 63 का सी सही है। रो एल एक्स नीचे रहेगा ना बाबू, रो एल एक्स नीचे रहेगा, रो एल एक्स नीचे एक में दिख रहा है। ये सब क्या है, फर्जी चीज़ें हैं। और के डेल्टा टी, के डेल्टा टी करोगे 26 की अपने आप आएगा। अरे डेल्टा टी कितना है बाबू? 26 है ना डेल्टा टी, 0 में 26 होगा ना। अरे 0 डिग्री आउटसाइड टेम्परेचर था, फ्रोजन आइस था, 0 -26 कर दो, 26 आ जाएगा। या तो सिंपल सा लिख दो 26 के अपन रो एल एक्स। इतने बड़े क्वेश्चन का इतना छोटा सा आंसर था, फालतू का लोग परेशान हो जाते हैं। तो 26 का सी, 26 का सी, ठीक है। ठीक, कह रहा है एक रॉड है लेंथ 2 मीटर का, थर्मल कंडक्टिविटी 50 यूनिट है, अटैच टू द अनदर रेड इन 100 यूनिट। देखो कह रहा है एक रॉड था, देखना ध्यान समझना, ऐसे क्वेश्चन को जिपमर का क्वेश्चन देखो कैसे उड़ाते हैं। लेंथ था 2 मीटर, थर्मल कंडक्टिविटी थी 50 यूनिट। ठीक, एक अनदर रॉड के साथ उसको जोड़ा गया, ठीक है, जिसकी लेंथ थी 1 मीटर और थर्मल कंडक्टिविटी थी 100 यूनिट। कह रहा है टेम्परेचर ऑफ फ्री एंड, इसका 70 है, इसका 50 है। तो कह रहा है कि टेम्परेचर एट दी जंक्शन विल बी, जंक्शन पे टेम्परेचर बता दो क्या होगा, यही है ना। तो या तो मैं के इक्विवेलेंट निकाल कर लूँ, 64 है ना, या तो के इक्विवेलेंट दो, देखो दो तरीके होंगे, या तो के इक्विवेलेंट निकाल करूँ, या तो तुम्हें जो फॉर्मूला बताया था वो कर लो। टेम्परेचर मिड पॉइंट पे क्या था, K1 A1 T1 अपान L प्लस K2 A2 T2 अपान L2 अपान K1 A1 अपान L1 प्लस K2 A2 अपान L2, यही था ना। टेम्परेचर मिड पॉइंट का ही फॉर्मूला बताया था ना मैंने। बताओ K1 कितना है बोलो तो, बताओ बताओ। दोनों का एरिया सेम होगा ना, इसका भी एरिया इसका भी एरिया दोनों का सेम है, तो ए वाला पूरा पोर्शन हटा दो, यही तो मैंने सिखाया था तुम्हें। जो सेम है उसको हटा दो। K1 कितना बताओ, 50 है। T1 कितना बताओ, 70 है। L1 कितना है, 2 प्लस K2 कितना बताओ, 100 है, गुड़े T2 कितना है, 54 है, अपन 1 है, अपन K1 अपन L1, K1 अपन L1 50 अपन 2 प्लस 100 अपन 1, यही होगा ना। बस सॉल्व कर दो। 50 गुड़े 70, 5 7 35, 3500 अपन 2, 3500 अपन 2, 3500 अपन 2 प्लस 5400 अपन 2 एक 2, 25 और 100 कितना 125। तो 3500 अपन 2 कितना होगा, 2 से करोगे 1750 होगा ना, 1750, 1750 और 5400, 1750 और 54, बस जोड़ घटाना है और कुछ नहीं है। 0 5 7 4 11 5 1 6 7, 7150, 7150 अपन 25, 125, 7150 अपन 125, 7150, 7150 अपन 125, 57.2 आ रही तो 54 आएगा, 54 डिग्री। 64 का बी, 64 का बी, 54, ये 50 है ना, देखो इसीलिए कह रहा हूँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, 50 है। अब सॉल्व करना, ये 5 आ रहेगा ना, 5 आर और 0 5 7 6, सॉल्व कर लेना है। तो मैं चीज़ें तुम्हें बता दूँ, 54 डिग्री का आंसर आ जाएगा। टेम्परेचर कहीं पर भी मिड पॉइंट का पूछा, K1 A1 T1 अपन L1 प्लस K2 A2 T2 अपन L2 अपन K1 A1 अपन L1 प्लस K2 A2 अपन L2 कर देना, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखो। मान लो एरिया से मैं एरिया कटा दो, लेंथ से मैं लेंथ कटा दो, सॉल्व कर लो। 64 का क्या दिया है, 64 का दिया है बी, ठीक।
अब देखो, अब 3 दे दिया, अभी तक तो 2 था तो 2 का जंक्शन लगा दिया, जब 3 दे दिया 3 में जंक्शन लगा नहीं पाओगे, तो 3 के लिए क्या करोगे? देखो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो तुम्हें भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके ही जानी है। देखो कह रहा है 1 रॉड है, 2 रॉड है, 3 रॉड है, 3 बार इक्विवेलेंस है, इसका 2 के है, ये 4 के है, ये 3 के है कंडक्टिविटी। इफ द ओपन एंड इस पे 200 है, इस पे 18 है। इन द स्टडी टेम्परेचर कैलकुलेट द टेम्परेचर, कह रहा है इसका टेम्परेचर बता दो और इसका टेम्परेचर बता दो, ठीक है? बताओ टेम्परेचर बताने के लिए क्या करोगे? तुमको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, देखो सीरीज में ना सब में रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बराबर होगी। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का फॉर्मूला क्या है? के ए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ के ए डेल्टा टी अपन एल, यही होगा ना। तो पहले में के कितना होगा? 2K इंटू एरिया इंटू डेल्टा की टी कितना होगा? 200 माइनस मान लो T1 है, माइनस T1, इसको मान लो T2, 200 माइनस T1 अपन एल, एल कितना है? लेंथ बराबर है ना, बराबर को इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो हमको T2 भी चाहिए, इसमें भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट बराबर होगी, तो तुम इसको T2 मान लो। तो हमेशा रखना रेट फ्लो ऑफ हीट कहाँ होती है? हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होती है ना, हायर से लोअर होती है, ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, बस यानी T1 से T2 में जाएगी, 200 से T1 में, T1 से T2 में, T2 से 18 में। तो इन दोनों के लिए लगा दो, क्या होगा? 3K इंटू ए T2 माइनस 18 अपन एल, यही तो होगा। देख ले भाई, यही तो बनेगा ना। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 है, क्वेश्चन नंबर 65 है, ठीक है, ठीक, 2 हो गया। अब देखो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाना अपना, तुम कहोगे भैया अगर मैं इसको सॉल्व भी करूंगा तो यहाँ पे T2 भी आएगा, T1 भी आएगा, तो मैं कहूंगा ऐसा करो, यहां से यहां पर भी तो कुछ चीज है, तो अगर यहां से यहां मैं लगाता हूँ इसके बीच में, तो क्या आएगा? 4K इंटू एरिया इंटू T1 माइनस T2 अपॉन लेंथ। अब क्या करो, इसको बराबर कर दो, इसको दोनों में से किसी को बराबर करके सॉल्व कर लो। मान लो इसको बराबर कर रहा हूँ, एल से एल खत्म, के से के खत्म, 200 माइनस T1 इक्वल टू 4 T1 माइनस T2। अब देखना है कट जाएगा, 400 माइनस 2 T1 इक्वल टू 4 T1 माइनस 4 T2, ये है ना। तो ये हो जाएगा 6 T1 माइनस 4 T2 इज इक्वल टू 400। ये पहला ही क्वेश्चन बना लो। देखो यार बहुत लेंदी का क्वेश्चन पड़ेगा इसका, आसान सा क्वेश्चन था, लेंदी हमने कर दिया इसको। अब चलो इसका एक बार फिर से कर लो। यही चीजें होती है ना, छोड़ दो क्या, तुम कर लोगे? आंसर तुम्हें बताया था मैं, तुम कर लेना, ठीक है, बहुत लेंदी हो जाएगा फिर। मैं तुम्हें आंसर बताता हूँ इसका, 65 का ए। तुम्हें करना क्या था तुम्हें बता चुका हूँ, तुम एक बार इसको देखो, एक बार इसको और इसको बराबर कर दो, एक इक्वेशन बनेगा, और एक बार इसी को और इसको बराबर कर दो, दूसरा इक्वेशन बनेगा। वहां से T2 को वैल्यू इसमें पुट कर देना, T1 आ जाएगा, फिर T2 निकाल लेना, या फिर इसको और इसको बराबर कर दो एक बार इसको, मतलब तीनों को आपस में बराबर करके तुम वहां से लगा सकते हो, ठीक है। ये है कि थोड़ा कैलकुलेशन लेनी पड़ेगा। और तुम एक चीज और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि अभी तक नीट का रिकॉर्ड है, अगर पूछा भी, पहले तो पूछा ही बहुत कम है, और पूछा भी है तो 2 रॉड निकालने का सिंपल सा तरीका, K1 T1 अपन L1 प्लस K2 A2, ये यहीं से सारी चीजें तुम्हारी सॉल्व हो जाएंगी। ऐसे यहाँ पे इसने 3 चीजें पूछ लिया, इसके लिए भी मैंने तुम्हें बता दिया कैसे करना है। इक्वेशन लिखो और फ्लो तुमको मालूम है ऊपर से नीचे की तरफ जाएगी, तो 200 में से T1 घटा दो, T1 में से T2 घटा दो, T2 में से 18 घटा दो, सॉल्व कर दो, आंसर अपने आप आएगा। तो 65 का ए में लिख देना, 65 क्या हुआ ए, ठीक है। 67 भी देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 रॉड है, दोनों सेम लेंथ के हैं, ठीक है, एक रॉड, दोनों को अगर सीरीज में हमने जोड़ दिया एंड टू एंड में, दोनों रॉड सेम मटेरियल ट्रांसफर, देखो दोनों रॉड जब अलग अलग थे तो उनमें जो अमाउंट ऑफ ट्रांसफर गिवन अमाउंट ऑफ हीट 12 सेकंड, उसमें जो हीट ट्रांसफर हो रही थी 12 सेकंड लग रहा था। अब दोनों को हमने अगर सीरीज में जोड़ दिया, नहीं सॉरी, क्वेश्चन को समझो, रॉड दोनों जब जोड़ दिया हमने तो इसमें लग रहा था 12 सेकंड दोनों में हीट फ्लो होने में। जब हमने इसको पैरेलल में जोड़ दिया तो अब बताओ टाइम कितना लगेगा, सिंपल सी बात इतनी थी, ठीक है। तो अगर 12 सेकंड था तो तुमको मालूम है DQ/12 सेकंड क्या होगा, के ए
डेल्टा टी अपन एल, ये तो होगा के डेल्टा टी अपन एल। लेकिन एक चीज़ तुम्हें देखना होगा यहाँ पे कि पहले वाले केस में के ए तो सेम था लेकिन लेंथ क्या था 2L था, ओके इसका लेंथ इसका L 2L। दूसरे वाले केस में क्या होगा डी क्यू अपन एक्स मान लो इसको, के एरिया क्या हो जाएगा ए और ए कितना हो जाएगा 2A हो जाएगा इंटू डेल्टा टी, और लेंथ कितना हो जाएगा पहले L था L अभी भी लेंथ L ही रहेगा। बस एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं, कंफर्म नहीं हूँ मैं बट यही तरीका होना चाहिए इसको सॉल्व करने का। और भी तरीके होंगे चेक कर लेते हैं। डी क्यू से डी क्यू खत्म, ये हो जाएगा एक्स अपन 12 इक्वल टू के ए डेल्टा टी से के ए डेल्टा टी खत्म, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/12 अपन 2/L, L ऊपर चला गया L/4L 1/4 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/4 यानी कि 3 सेकेंड। 67 का बी 3 सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो मैंने कुछ किया नहीं, तुम्हें भी कुछ नहीं करना है, बस देखो क्या करना है। पहले के लिए डी क्यू अपन डी टी रखोगे तो क्या रखो के ए डेल्टा टी अपन एल। तो पहले में लेंथ ये एल था पहले ही, जब एक बार और जोड़ा गया तो 2L हो गया ना, ऐसा रख दोगे तो एक एल और एक एल 2L हो गया। दूसरे में जो रखोगे तो एरिया तो उसका सेम ही रहा ना, ऐसा देखो एरिया तो इसका अभी भी ए ही है, लेकिन दूसरे जब पैरेलल में रखोगे तो लेंथ तो एल ही रह जाएगा, उसको तुमने एडअप कर दिया तो ए और ए कितना होगा 2A हो जाएगा। समझ रहे हो ना, उसको पुट करके अपना सॉल्व कर लो, 3 सेकेंड आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना। देखो टेम्परेचर है तो जंक्शन पूछ लिया फिर से, तो मैंने क्या बोला था तुम्हें सिखाया था ना, जब भी जंक्शन वाले क्वेश्चन आए ऐसे रॉड वगैरह बना के हीट इनकमिंग हीट आउटगोइंग के बराबर कर दो। मान लो यहाँ पे थीटा है तो ये 90 डिग्री है, तो बताओ हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, तो कहोगे भैया यहाँ से यहाँ फ्लो करेगी, यहाँ से यहाँ फ्लो, यानी ये दोनों क्या होगा इनकमिंग हो गए और ये हमारा क्या होगा आउटगोइंग होगा। तो हीट इनकमिंग हीट आउटगोइंग के बराबर होगी। इनकमिंग कितना है बताओ 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 0। अरे क्या होता है भाई के ए डेल्टा टी अपन एल होता है, के भी सेम है ए भी सेम है लेंथ भी सेम है, तो क्या डेल्टा टी तो बस बचेगा। यहाँ से सॉल्व करो ना 90 180 माइनस 2 थीटा इजकल टू थीटा, तो 180 इजकल टू क्या 3 थीटा, थीटा इजकल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री इसका आंसर होगा डी 69 का डी 69 का डी 69 का डी। अब इससे हलवा क्वेश्चन क्या चाहिए यार, क्या तुम लोग परेशान होते हो। देखो यहाँ पे हीट क्या होगा के ए डेल्टा टी अपन एल होता है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। के भी सेम है, देखो 3 रॉड सेम मटेरियल का है यानी के सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, लेंथ भी तीनों का सेम दिख रहा है तुमको, तो क्या करना बस डेल्टा टी तो बचा, डेल्टा टी इसका इनकमिंग का दोनों जोड़ दो आउटगोइंग के बराबर कर दो। 73 देखो तुम्हें अभी मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी फ्रीज डिस्प्लेसमेंट लॉ, वो कहता है कि लेमडा एक्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, यही होता है ना। तुम देखो इसमें टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, टेम्परेचर देखो किसका ज़्यादा है लेमडा 2 फिर लेमडा 3 फिर लेमडा 1 है, यही तो है। वेवलेंथ देखो किसका ज़्यादा है, यहाँ देख लो वेवलेंथ मतलब इधर जाने बढ़ रहा है ना, वेवलेंथ मतलब क्या इधर जाने बढ़ रहा है, तो सबसे ज़्यादा लेमडा 2 का फिर लेमडा 3 का फिर लेमडा 1 का। टेम्परेचर सबसे ज़्यादा किसका होगा T1 का T3 का T2 का, सिंपल सी बात है T1 T3 T2। 73 का डी 73 का डी 73 का डी है ना, 73 का डी सही है। 79 का देख लो, कह रहा था टेम्परेचर अब 2 बॉडी इतना इतना दिया है, रेशियो ऑफ हीट देखो हीट का रेशियो एनर्जी रेडिएटेड का रेशियो। अब तुमसे जब भी पूछेगा टेम्परेचर देके तुम्हें एक ही दो ही फॉर्मूला मैंने बताया था कि एनर्जी का क्या होती है बताओ, सिग्मा ई टी टू पावर 4, ये तो बताया था। यानी एनर्जी जो होती है डायरेक्टली टी पावर 4 होती है, और जो भी ये टेम्परेचर लोगे किस में लोगे केल्विन में, किस में लोगे केल्विन में, हमेशा ध्यान रखना टेम्परेचर किस में लोगे केल्विन में, इस चीज़ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है केल्विन में। तो रखोगे क्या E1 या हीट 1 अपन हीट भी इसकल टू टेम्परेचर 1 का 4 अपन T2 का 4। टेम्परेचर 1 कितना बताओ 727 प्लस उसको कर दो 273 से केल्विन में कन्वर्ट हो गया। T2 है कितना 327 प्लस 273 कितना हो गया 7 दोनों, ये हो गया 1000, ये हो गया 3 2 5 1 600 पावर 4 कितना हो गया 0 0 कटन 0 0 10 यानी कि 10/6 यानी कि 5/3 का पावर 4, 5 पे पावर 4 कितना होगा भाई 625 अपन 81 79 का डी 625 अपन 81। देख लो इतना छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए। 79 का डी ठीक है। एम्स 2019 क्वेश्चन देखो
कह रहा है रेडिएशन पावर बता दो, एनर्जी पर यूनिट टाइम पूछ रहा है। तुमको मालूम था, एक ही चीज़ तुमको मालूम ही था, पूछो क्या। तुम कहोगे भैया हमको बस एक ही चीज़ मालूम है कि एनर्जी इक्वल होता है E सिग्मा A T⁴, ये तो होता है, यहाँ पे ये भी रहेगा। तो ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है भैया, तुम कहोगे सिग्मा E A T⁴। तो सिग्मा कितना, ई इमिशिएटिविटी कितनी दी हुई है, सिग्मा कुछ नहीं दिया होता है, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। ई कितनी दी हुई है 0.8। एरिया कितना दिया हुआ है, स्फीयर का एरिया कितना होता है 4πr का स्क्वायर, आर का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर इंटू T⁴ यानी 227 273 कितना होगा 500 ये तो सॉल्व कर लो। 2 दूना 4, 4 चौको 16 पाई इंटू 8 गुणे 10⁻⁻1 25 25 125 625 गुणे 10⁻8 ये हो जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं ना। 625 किलो में सबसे पहले इसका आंसर आएगा, 80 का ये दिया है क्या, किलो में इसका आंसर आएगा, इसका आंसर किलो में आएगा। एम 2019 का आंसर है, इसका आंसर कितना दिया है 80 का, एक 80 का ए दिया हुआ है, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेना, देख लेना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक। अगर इसका आंसर नहीं आ रहा है, अगर इसका आंसर इतना नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू उसने कहीं ना कहीं दी रखी होगी। हो सकता है कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते वक्त कट गई हो या कुछ भी हो गई हो। अगर इसका आंसर इतना नहीं आया, क्योंकि सेम फार्मूला है, एनर्जी पर यूनिट टाइम का एक ही फार्मूला सिग्मा E A T⁴, अगर नहीं आता है तो उसका एक ही मतलब होता है कि इसकी वैल्यू कट गई है। तो बस तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हें मालूम हो गया कैसे सॉल्व करना है, अब तुम्हें बस कैलकुलेट करके देख लेना होगा, ठीक। तो 80 का ए, 81 का तुम्हारे लिए होमवर्क है, करो। परफेक्टली ब्लैक बॉडी में फिलामेंट दिया, पावर दे दिया है तुमसे, परफेक्टली ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर पूछ रहा है, T⁴ होता है, ठीक है। तो 81 का आंसर मैं बोल देता हूँ, 81 का वीडियो होगा, ठीक। तो मिला लेना एक बार। होमवर्क में भी तो कुछ करोगे यार, तुमसे मांगते हो ना कि PPT दीजिए, DPP दीजिए, तो होमवर्क में करो। एक तुमको मेजर DPP मिलेगी पूरे चैप्टर्स की, तो जितने चैप्टर्स हो जाएंगे ना 11th वाले, तुमको मैं सोच रहा हूँ 100 या 150 क्वेश्चन के अलग से DPP दूँ, वो भी करना। उसमें NCERT के भी एक एक क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो मतलब इंपॉर्टेंट है। 81 हो गया। 90 के देखो, न्यूटन्स ये क्या, रेट ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट है, क्या पॉजिटिव है, किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे, ए और बी दोनों डिपेंड करता है। भाई एरिया पे तो डिपेंड नहीं करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, कितना लेंथ वगैरह कर रहे हो। देखो आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ, बाकी तुम खुद से कर लेना, ठीक है। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कह रहा है कि सर्टेन क्वांटिटी पहले 70 पे था, फिर 60 पे गया, कितने मिनट में, 5 मिनट में, फिर 60 से 54 पे चला गया नेक्स्ट 5 मिनट में। तो बता दो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग क्या होगा। तुम्हें एक ही फॉर्मूला मालूम है, क्या बोलो, T1 - T2 अपॉन टाइम इक्वल टू K T1 + T2 अपॉन 2 - TF सराउंडिंग, ये तो फॉर्मूला होता है। T1 - T2 इसके लिए निकालो, 70 में 60 जाए कितना, 10 अपॉन 5 इक्वल टू K T1 + T2, 70 और 60 कितना होगा, 60 60 120, 120 बटे 10 130 बटे 2 65 - TF सराउंडिंग, ये तो होगा। तो ये हो जाएगा 2, तो K का वैल्यू हो जाएगा 2/65 - TS। यहाँ से हमको K मिल गया, ठीक है। हमसे पूछा है कि इसमें टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कितना होगा। अब इसी की वैल्यू K को अगर इसमें लगा दूं तो हमको मिल जाएगा, दोनों चीज़ देख लो। 60 में से 54 जाए कितना बचेगा, 6 अपॉन टाइम लगा 5। K का वैल्यू कितना रखोगे, 2/65 - TS। और 60 और 54 बटे 2 कितना होगा, 60 50, 60 और 50 कितना होता है 110। अरे यार 60 और 54, 4 6 5 11, 114 अपॉन 2, 2 5 10 1 4 57 - TS। बस सॉल्व कर लो ना भाई, आराम से हो देखना। 6 गुणे 65 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग तो 5 गुना 10 57 - TS। तो 6 5 30, 6 6 36 3 39, 390 - 6 TS, 570 - 10 TS। तो इधर कर दो तो हो जाएगा 4 TS इक्वल टू 570 - 390।
तो 570 माइनस 390, 0 17 में से 9 जा 8, 4 में से 3 180, 4 TS इक्वल टू 180, TS इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन मैंने तुम्हें समझा दिया। देखो तुमसे क्या क्या पूछ सकता है मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो एक तो टेम्परेचर सराउंडिंग पूछ लिया, तो तुमने के निकाल के के वैल्यू से पुट कर दिया, टेम्परेचर सराउंडिंग है। अब तुमसे सीधे ये ना पूछ के तुमसे पूछता है कि इसमें कितना टाइम लगेगा, 60 से 54 जाने में कितना लगेगा। तुम्हारे पास के की वैल्यू दी है तो उसको पुट करके अभी देखो क्वेश्चन लगा रहा हूँ। देखो नीट 2 उड़ीसा 2019 में ये तुम करना, ठीक है, ये तुम करना। अभी इसके आगे जो क्वेश्चन मिलेंगे मैं करा दूंगा तुम्हें। तो 92 का ये 96 का देखो लॉग वाला आ गया तो ये आंसर हो जाएगा। अभी तुम्हें सिखाया हूँ मैं। 96 का ये दिया, 96 का ये नहीं दिया, दिया ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कराता हूँ 94। देखो फिर से कह रहा कि 81 से 79 हो गया कितने मिनट में, 1 मिनट में। एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब होता है सराउंडिंग का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। कह रहा कितना टाइम लगेगा हमको, कितना टाइम लगेगा 61 से 59 होने में, एम्बिएंट अभी भी 30 ही है। तो बताओ, यही टाइम पूछ लिया ना। फिर से देखो कुछ मत करना, पहले के निकालो। तो कैसे निकालोगे, पहले इसमें लगाओगे पहले वाले में, तो क्या लिखोगे T1 माइनस T2 अपॉन टाइम इज इक्वल टू के T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस में टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग है, T नॉट बोल दो इसको। बस सॉल्व कर लो। 81 में से 79 जाएगा, बचेगा कितना 2 अपॉन 1 इक्वल टू के। इन दोनों को जोड़ो 81 और 80, 80 से तो 60, ये भी हो जाएगा 80 माइनस TS कितना है 30, ये हो जाएगा कितना 2 इक्वल टू के इंटू 50, के इक्वल टू हो जाएगा 1/25। अब इसमें लगा लो 61 में 59 था, फिर से 2 अपॉन एक्स, टाइम हो जाएगा के का वैल्यू कितना है 1/25 और दोनों जोड़ के आधा करो कितना होगा 60 60 120 बंदो 60 माइनस 30। बस अपना काम ही खत्म हो गया। 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 1/25 गुणे 30। तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया 25 गुणे 2 35, यानी कि 5/3। ये आवर में आया, घंटे मिनट में कर लो। 5/3 गुणे 60, 100 सेकेंड, यानी 1 मिनट 40 सेकेंड। समझ गया ना। 2 क्वेश्चन समझा चुका हूँ। सिंपल फॉर्मूले बस रखो, तुम्हारे आंसर अपने आप आएंगे, ठीक है। तो 94 का ए, ठीक है। यहाँ देखो कह रहा है कि 60 नंबर देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हलवा है लेकिन इंपॉर्टेंट बोलता हूँ मैं इसको। कह रहा पावर रेडिएटेड P है, ब्लैक बॉडी जहां पर भी है एक ही फॉर्मूला तुमको मालूम होना चाहिए कि एनर्जी इक्वल टू सिग्मा ई ए T/4 एनर्जी अपन टाइम होता है, ये हमारा पावर होता है। तो इट रेडिएट मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ एट लैम्डा नॉट। कह रहे कि लैम्डा नॉट पे मैक्सिमम है, ठीक है। अगर टेम्परेचर को हम लोग चेंज कर दिया, वेवलेंथ हमारा कितना हो गया 3/4 लैम्डा नॉट हो गया। तो पावर रेडिएटेड NP हो गया। तो वैल्यू ऑफ N बता दो। देखो लैम्डा नॉट था, तुमने 3/4 लैम्डा नॉट कर दिया, तो पहले टेम्परेचर T था, तो अब T डैश कितना हो जाएगा बताओ 4/3 हो जाएगा। लैम्डा इनवर्सली इक्वल्स टू टेम्परेचर है, तो तुमने लैम्डा को 3/4 नॉट किया, तो टेम्परेचर क्या होगा 4/3 T हो जाएगा। पहले T था तो 4/3 T हो जाएगा। तो T1 T था, T2 हमारा क्या होगा 4/3 T। अब कह रहा है कि वैल्यू ऑफ N बता दो। तो पहले इनिशियल पावर कितना था सिग्मा ई ए T/4। अब NP हो गया, NP कितना हो गया सिग्मा ई ए 4/3 T/4। तो डिवाइड करोगे तो N कितना हो जाएगा 1/N इक्वल टू पूरा कट पिट हो जाएगा, T/4 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 के पावर 4 कितना होता है 3 3 9 3 27 81 81 का ऊपर 256 आएगा नीचे। तो N की वैल्यू हो जाएगा कितना 256/81, 16 का C। समझ आया। तुमको लेमडा दिया था, लेमडा से तुमने क्या निकाल लिया पहले टेम्परेचर, क्योंकि व्हील्स डिस्प्लेसमेंट ला क्या कहता है लेमडा मैक्सिमम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो तुमने लेमडा से पहले टेम्परेचर निकाल लिया ठीक है। उसके बाद तुमने अपना इक्वेशन लगा दिया, बस अपना आंसर ला दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान देना, ठीक। तो 16 का सी, ठीक है। ये के इक्विवेलेंट निकालने के लिए पूछ रहा है, क्या होता है K1A1 प्लस K2A2
अपन A1 प्लस A2, ये तो होता है पैरेलल में, तो क्या हो जाएगा K1 इंटू एरिया तो A है, K2 इंटू एरिया तो A है, अपन 2A हो जाएगा, तो K1 प्लस K2 अपन 2 हो जाएगा। D 17 का D, 17 का D, 18 का देख लो, ये खुद से करना तुम, अच्छा भी है होमवर्क भी है, कुछ करना नहीं है। एनर्जी इसके लो क्या टी पावर 4 होता, लगा लेना, ठीक है। एनर्जी पर यूनिट टाइम टी पावर 4 होता है ना, लगा लो, सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है। तो 18 का आंसर कितना दिया, सी दिया, ठीक है। 18 का सी दिया, देख लेना। 19 का देखो, 18 का सी है ना, 18 का सी है। कह रहा है कि एक ब्लैक बॉडी है, क्वेश्चन नंबर 19 देखना ध्यान से, इसमें बहुत सारे लोग गलती कर सकते हैं। कह रहा है कि ब्लैक बॉडी है जिसकी टेम्परेचर है 5760 केल्विन, एनर्जी रेडिएशन देखो 250 नैनोमीटर पे U1 है, 500 नैनोमीटर पे U2 है, 1000 नैनोमीटर पे U3 है। बी की वैल्यू दी है 2.88 इंटू 10⁶, और टेम्परेचर कितना दिया है 5760 केल्विन। कह रहा है कौन सा इक्वेशन करेक्ट है। तो तुम देखो, अगर तुम यहाँ से लगाओगे सीधे, तुम कहोगे कि ऐसे बीच में बना के 500 जो भी होगा उसका आंसर सही कर देंगे, लेकिन पहले तो चेक तो करोगे कि लेमडा आ कितना रहा है। तो तुम्हें मालूम है कि लेमडा 1/T होता है, B/T होता है, यही तो होता है। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, B/T तो होता है, लगा के देख लेना कहीं पे। लेमडा इनवर्सली पर होती है, तो लेमडा इक्वल टू B/T। बी का वैल्यू कितना दिया है 2.88 इंटू 10⁶, 5760, 2880 इंटू 10⁻3, 5760, ये 1000/2 हो गया 500। लेमडा मैक्सिमम कितना है 500, यानी कि जब भी तुम ग्राफ बनाओगे तो इस वाले ग्राफ को सबसे ऊपर रखोगे, यानी 500 वाला सबसे ऊपर रहेगा, यानी U2 500 कौन है, 500 हमारा U2 है, यानी U2 जो होगा हमेशा U1 से भी ज़्यादा होगा, और U2 जो है U3 से भी ज़्यादा होगा, तो U2 इज ग्रेटर देन 1, बी होगा। क्योंकि जब भी ग्राफ बनाओ उसको सबसे ऊपर रखोगे ना U2 को, क्योंकि लेमडा मैक्सिमम क्या होता है, बीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में लेमडा मैक्सिमम वही होता है जहाँ पे एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, U2 की होगी, क्योंकि लेमडा मैक्सिमम ही 500 हो गया, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इसी की होगी। तो ठीक है। 20 तुम्हारे लिए होमवर्क है। देखो क्या दिया है, तुमको पूछा रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो इन द 4 जूल है, तो फिर वही क्वेश्चन है यार, 4 जूल इसका आंसर आएगा, करा तो चुका हूँ एक बार। देखो कह रहा है पीस ऑफ आयरन इज हीटेड इन ए फ्लेम, इट बिकम्स डल रेड। कह रहा है कि रेड से डल रेड हुआ, रेडिश येलो हुआ, वाइटिश हो गया, किसका वो दिखा रहा है, तो ये हमारा विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ही होता है, जो कलर के चेंजेस, क्योंकि टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी होती है, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ा हुआ कलर लेमडा वेवलेंथ चेंज होता जाता है, वेवलेंथ चेंज होता है, कलर चेंज हो जाता है, तो कलर चेंज होने की प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रही है, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ की वजह से ही आ रही है। तो 21 का डी, 21 का डी। 22 देख लो, कह रहा है 2 मेटल रॉड है, बस सीखते जाओ, 2 मेटल रॉड है, एक का 1 है, एक 2, ए है, बी है, लेंथ सेम है, लेंथ सेम है, डेल्टा टी से डेल्टा टी है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, K1 है, K2 है, A1 है, एरिया A2 है। कह रहा है इफ द रेट ऑफ हीट कंडक्शन इन 1 इज 4 टाइम्स, यानी कह रहा है कि dQ/ जो dt है वो क्या है 4 गुना है पहले में एज कम्पेयर टू dQ/dt से b से। तो बस क्या रेशियो यार, क्या ही पूछ रहा है, 4 इंटू dQ/dt पहले का क्या होगा K A डेल्टा टी, K1 A1 डेल्टा टी अपन लेंथ हमारा क्या सेम ही है, फिर K A2 एक A2 अपन डेल्टा टी अपन L सेल खत्म डेल्टा टी, K1 A1 इक्वल टू K2 A2। यही कोई क्वेश्चन है। 22 का डी, 22 का डी, 22 का डी है ना, 22 का डी। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, इसके पहले वाला होमवर्क है तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक। देखो कह रहा है कि स्लैब है जिसका एरिया देखो सब कुछ लिख लो, एरिया कितना है 0.36, थिकनेस कितनी है 0.1, लोअर सरफेस स्टीम, टेम्परेचर पे स्टीम कितना है
डेल्टा टी कितना होगा 100 होगा ना, 100 डिग्री है और ब्लॉक 0 डेल्टा 100। कह रहा है कि 1 घंटे में टाइम कितना है 1 आवर। 1 आवर का मतलब कितना 3600 सेकेंड। 4.8 kg कितना मास, कितना 4.8 kg उसको फ्यूज कर दे रहे हो, मतलब पिघला दे रहे हो। तो बताओ थर्मल कंडक्टिविटी स्लैब कितनी होगी। मैं तुम्हें एक चीज़ पढ़ाई थी वर्क एनर्जी थ्योरम में कि एनर्जी को इक्वेट करना सीखो। कुछ भी एनर्जी है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही ट्रांसफर होती रहती है। तो एनर्जी का ट्रांसफर हो रही है तो पहले हमारे कंडक्टिविटी के फॉर्म में थी, अभी हमारे ml के फॉर्म में आ गई, उसको पिघलाने के फॉर्म में आ गई। तो बस लगा दो, पहला हिट क्या था K A डेल्टा थीटा अपॉन L। ये क्या होता है dq अपॉन dt। तो dq क्या हो जाएगा, dt इधर चला जाएगा ना, इंटू टाइम। किसके बराबर होगा, ml के बराबर होगा ना। लैटेंट थीटा फ्यूजन इंटू मास, वो तभी तो पिघलता है वो ml। अभी अगले कैलोरीमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो उसको पढ़ाऊंगा तुम्हें, कल वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा ml, ठीक है। ml के बराबर होगा, इंपॉर्टेंट है, लिख जाओ ना ऊपर। k का वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इंटू एरिया 0.36 इंटू डेल्टा टी 100 इंटू टाइम कितना 3600 सेकेंड अपॉन लेंथ। लेंथ मतलब थिकनेस, थिकनेस कितनी है 0.1, ठीक। मास कितना दिया 4.8 kg। देखो 4.8 kg का मतलब तुम उसको किसमें कन्वर्ट कर लो, बोलो kg में ना। 4.8 kg kg में रहने दो, क्योंकि ये देखो एल भी kg पर इनवर्स दिया है, ये kg रखोगे अपन kg इनवर्स आएगा, नीचे आ जाएगा, कट जाएगा। तो kg में, तो kg में रहने दो। 4.8 इंटू एल का वैल्यू 3.36 इंटू 10⁵। बस यहाँ के वैल्यू निकालो। देखो 10 और 5 है ना, तो 1 2 3 4 यहाँ से कट जाएगा, ये 10 बचेगा, ये टोटल हो जाएगा 48। ये मान लो 48 इंटू 3.36 इंटू 0.1 अपन 0.36 इंटू 36, ये हमारा के का वैल्यू होगा। यहाँ से कर लेना, कैलकुलेटर यूज कर लेना, मैं सीधे आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। चेक कर देता हूँ, 48 इंटू 3.36, रुक जाओ, 48 इंटू 3.36 161.28 अपान 36 डिवाइडेड बाई 0.36 है क्या, 0.36 है, ठीक है। 1.24 कितना आ रहा है 12.4 ना, अभी 0.1 बचा था, 1.24 जूल पर मीटर पर सेकंड। अच्छा क्वेश्चन था, एनर्जी कंजर्वेशन, इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया था, वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत डिटेल में कराया था, क्योंकि यार क्वेश्चन वहाँ से आते ही आते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा 1.24 ये, ठीक। देखो क्वेश्चन नंबर 25 फिर से तुम्हें एक बता देता हूँ मैं। कह रहा है कि सिलिंड्रिकल मेटालिक रॉड था, थर्मल कंटेक्ट विद 2 रिजर्वायर ऑफ हीट, दो एंड पे था 2 रिजर्वायर के, ठीक है। वो मेटालिक रॉड को मेल्ट किया गया, जो रॉड था उसको मेल्ट कर दिया गया और हाफ रेडियस की एक रॉड बनाई गई, यानी पहले अगर रेडियस r थी तो r/2 बना दी गई, ठीक है। तो पहले अगर लेंथ l रहा होगा तो अब लेंथ क्या रही होगी तुम मुझे बताओ। एरिया निकालो, इसका एरिया कितना होगा πr², इसका एरिया कितना होगा πr²/4। तो एरिया इंटू लेंथ हमेशा कांस्टेंट होता है, बताया था ना मैंने तुमको। कोई चीज़ बनाओगे एक चीज़ से स्ट्रेच करोगे तो एरिया इंटू लेंथ हमेशा कांस्टेंट। तो एरिया कितना था इसका πr² इंटू L1 A2 कितना हो गया πr²/4 इंटू L2, πr² कट गया, L2 क्या आ गया 4L आ गया, ठीक है। L2 हमारा क्या आ गया 4L आ गया। अब तुमसे कह रहा है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट कंडक्टेड बाय द न्यू रॉड व्हेन प्लेस्ड इन थर्मल कंडक्टर विद द 2 रिजर्वायर। अब पूछ रहा है कितना हीट होगा, तो dq/dt बता दो। dq/dt क्या होता है k a डेल्टा t अपन L कितना 4L, ठीक। पहले कितना था dq/dt क्या था k a डेल्टा t अपन L, q/4 हो गया ना, 25 का 25 का हो गया ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुमने 25 का टिक किया फिर से -5 नंबर लेके आओगे, क्योंकि देखो तुमने एक मिस्टेक कर, तुमने मतलब मैंने एक मिस्टेक कर दी। पूछो क्या,
मैं कहूँगा तुमसे अभी मैं सिखाया हूँ कि अगर L2 हमारा 4L हो गया, एरिया तो अपने आप A/4 हो जाएगी। देखो एरिया अपने आप A/4 हो गई है। एरिया उसने लिखा भी है कि रोड हाफ ऑफ द रेडियस होगी, तो एरिया यहाँ पे क्या होगी, A/4 होगी ना। इसको इससे लिख लो K पाई आर स्क्वायर अपन 4 इंटू डेल्टा टी इंटू एल, तो क्या हो जाएगी K पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा टी अपन 4 इंटू 4L पहले था ना, 4 इंटू 4 इंटू एल 16L, यानी कि Q/16 हो जाएगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती ना करना भाई। यहाँ जितना गलती कर रहे हो कर लो, वहाँ पे जाके गलती मत कर देना, वहाँ गलती करोगे फिर दिक्कत होगी तुम्हें। ये भी तुम्हें बताया था टोटल रेडिएंट एनर्जी क्या होता है, सोलर कांस्टेंट का तुम्हें फॉर्मूला बताया था सिग्मा ई टी पे पावर 4 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बोला था। आर हमारा क्या होता है, रेडियस अपसन होता है, आर हमारा डिस्टेंस होता है। तो आर देख लेता हूँ मैं, डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस आर है, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर देख लो कहाँ पे है, 26 का सिग्मा ई टी पे पावर 4 आर पे पावर 4 वाला गलती हो गया, 4 सिग्मा पाई कहाँ से, अच्छा एरिया भी तो होता है 4 पाई, 26 का डी दिया है क्या, 26 का 26 तो देखो यार, मैं तुम्हें फिर से एक चीज़ रिवाइज कर रहा हूँ तो मैं खुद ही भूल जा रहा हूँ। देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है सिग्मा ए टी पे पावर 4, पहली चीज़। अगर तुमसे सराउंडिंग का टेम्परेचर दे देगा तो ये हो जाएगा ई सिग्मा ए टी पे पावर 4 माइनस टी नॉट का पावर 4, सराउंडिंग का टेम्परेचर। ठीक, अगर तुमसे एनर्जी टाइम, इसको बोलते हो क्या, पावर। अगर तुमसे पावर अपन एरिया बोलिए, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो हो जाएगा सिग्मा ई टी पे पावर 4। और ये हमारा क्या होगा, यही सोलर कांस्टेंट होता है, सोलर कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे एरिया नहीं रहेगा, क्योंकि एरिया तुमने डिवाइड किया तब सोलर कांस्टेंट आया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, तीनों कॉन्सेप्ट तुम्हारा रिवाइज करा दिया मैंने, क्योंकि एरिया से डिवाइड करोगे तभी जाके सोलर वाले फॉर्मूला आता है। एरिया से तुम्हें पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल से तुम्हारा इसका हो जाएगा आंसर, ये होगा नहीं, 4 पाई वाले होंगे नहीं, 26 का दिया ए सिग्मा आर स्क्वायर टी पावर 4 अपन आर स्क्वायर। ठीक, क्योंकि 4 टी पावर 4 और ये वाला होगा नहीं, क्योंकि एरिया क्यों होगा, एरिया लगेगा ही नहीं ना, क्योंकि एरिया लगना क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से अपन एरिया है तभी तो उसको सोलर कांस्टेंट बोल रहे हो तुम। देखो यहाँ पे लिया है, देखो टोटल रेडिएंट पर यूनिट एरिया पहले लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी पढ़ना चाहिए, एरिया पहले दे दिया उसने। 26 का एरिया है। ठीक, 27 खुद से करो, वही चीज़ है, सेम 29 भी सेम चीज़ है, 30 भी सेम चीज़ है। ठीक है, 31 देख लो, देखो कह रहा है ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, इमिट कर रहा है रेडिएशन को विथ मैक्सिमम इंटेंसिटी। देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, मैक्सिमम इंटेंसिटी दिया है, यानी 1227 डिग्री सेल्सियस है, उस पर दे रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम, यही तो है। अब दे रहा है कि 1000 डिग्री सेल्सियस है, उस पर कितना दे रहा है एक्स। तो हमें पता है कि लेमडा 1 अपन लेमडा 2 इसका हो जाएगा T2 अपन T1, क्योंकि वेव डिस्प्लेसमेंट लॉ होता है। लेमडा 1 कितना होता है, 5000 अपन एक्स हो जाएगा, T2 कितना है 1273, और ये कितना है 1500, ये तो हो ना 1227 है, उसमें 273 मल्टीप्लाई करो 1500 हो जाएगा, इसमें 1273 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000 गुणे 1500 अपन 1273, 5000 गुणे 1500, 5000 गुणे 1500, 5000 गुणे 1500, 5000 गुणे 1500 इतना हुआ, डिवाइडेड बाई 1270, 31 का डी दिया है क्या, तो ए दे दिया भाई, कहाँ गलती हो रही है यार। लेमडा 1 हमने रख दिया 5000, ठीक है, लेमडा 2 को हम निकालना है, एक्स T2 अपन T1 कर रहा हूँ मैं, T2 अपन T1 1227 और 273 तो 1500 ही होगा ना, 1500 ही होगा। और 1000 और 273 कितना होगा, 1273 केल्विन, 1273 अपन 1500, 5000 गुणे 1500,
इसको कर लेना एक बार ना, होमवर्क है तुम्हारे लिए, कर लेना, आंसर मिला लेना, ठीक है। यही लगेगा तो 1273, पता नहीं क्यों आंसर नहीं आ रही है। 31 का इसमें ए लिखा है मैंने, बट एक बार तुम लोग चेक कर लेना एक बार, ठीक है। 31 का मैंने ए लिख दिया है, एक बार चेक ही कर लेना। लेमडा 1 लेमडा 2 सही, सब कुछ तो सही है अपना। एक बार चेक करके मुझे बता देना आंसर, ठीक है, क्योंकि अभी लेट हो जाएगा, फिर 2 घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो चुकी है पहले ही। 32 का देख लो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉड मेंटेन बिल, देखो कौन सा डी क्यू अपन डी टी इसमें मैक्सिमम फ्लो करेगा, तो के ए डेल्टा टी अपन एल, यही तो होता है, ठीक है। लेंथ को कम रखो, रेडियस को ज़्यादा रखो, बी वाला करेगा। रेडियस सबसे ज़्यादा 2r0 रख दो, इसमें पहले ही हो गया। लेंथ को कम से कम रखो, 33 का बी। 33 34 तुम्हारे लिए होमवर्क है। 35 यूनिट ऑफ स्टीफेंस कांस्टेंट, ये भी होमवर्क है तुम्हारे लिए। यूनिट एंड डायमेंशन का सबसे पहला क्वेश्चन यही मैंने तुम्हें करवाया था, ठीक है। मुझे नहीं लगता दोबारा कराने की कोई जरूरत है तुम्हें। कह रहा है 2 रॉड है सेम लेंथ के, डिफरेंट स्पेसिफिक हीट है, S1 S2 है। कंडक्टिविटी है K1 K2, क्रॉस सेक्शन A1 A2। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज कंडक्शन, कंडक्शन की वजह से 36 का ही होगा क्या, क्यों कर दिया बताओ। अभी करवाया हूँ सेम क्वेश्चन, स्पेसिफिक हीट पे कहाँ डिपेंड करता है भाई, के डेल्टा टी अपन होता है, स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड ही नहीं करेगा तो फिर क्या ही मतलब उसका। 37 देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे सराउंडिंग का टेम्परेचर दे दिया था, देखो ब्लैक बॉडी 727 है, रेडिएशन इतना है, टेम्परेचर सराउंडिंग का इतना है, फिर टेम्परेचर ब्लैक बॉडी इतना हो गया। तो वही देखो यहाँ पे दे दिया था टेम्परेचर का सराउंडिंग, तो यहाँ पे रेडिएटिंग पावर क्या हो जाती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी हो जाती है, सिग्मा ई टी पे पावर 4 माइनस टी नॉट के पावर 4, यही थी। ये तो खत्म हो जाती है, तो P1 अपन P2 इसका टू टी पे पावर 4, सराउंडिंग कितनी है 227 और 273 कितनी, 500 पावर, देखो टी पे पावर 4 है यानी 727 यानी 1000 पे पावर 4 माइनस 500 पावर 4 अपन दूसरे वाले केस में देखो 1227 यानी कि 1500 पावर 4 माइनस 500 पावर 4। P1 कितना दिया था 60 वाट, 60 अपन P2, 1000 पावर 4 माइनस 500 पावर 4, कर लो इसको। 1000 का स्क्वायर कर दो माइनस 500 का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत। 1500 का स्क्वायर कर दो माइनस 500 के स्क्वायर कर दो। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी कर लो, यानी कि 1000 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर और 1000 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। इसका भी कर लो 1500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर और 1500 का स्क्वायर माइनस 500 का स्क्वायर। क्वेश्चन 2002 में पूछा है, वहाँ पे पीएमटी हमारी होती थी और पीएमटी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते थे, लगभग 3 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट हर क्वेश्चन को मिलते थे, इसलिए इतना लेंदी कैलकुलेशन है। यू कैन गो इट फॉर योर कैलकुलेटर से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेटर से उन्हीं क्वेश्चन को मट्टी टेस्ट किया करो जो अभी हाल में आया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं बोल देता हूँ 37 का बी 320 वाट। सॉल्व करोगे एकदम सिंपल सा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। यहीं से भी कर सकते थे, 1000 का पावर 4 निकाल दो, कितना होगा माइनस 500 से घटा दो, 37 का बी इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना टेम्परेचर वाले पे, सराउंडिंग वाले पे। 38 क्या कह रहा है, कौन सा आइडियल ब्लैक होगा। तो किसी भी कैविटी को अगर हाई टेम्परेचर ले जाओगे तो क्या होगा, आइडियल ब्लैक की तरह काम करने लगता है। बहुत पुराना क्वेश्चन होगा ये भी। 38 का बी। 39 का देख लो, वीन्स डिस्प्लेसमेंट जो ला है एक्सप्रेस करता है किसमें, बता दो यार, पहला होता है ना वेवलेंथ मैक्सिमम एनर्जी पे, ठीक है। वेवलेंथ और जैसे मान लिखा कहीं पे वेवलेंथ और एनर्जी तो गलत हो जाएगा, वेवलेंथ और मैक्सिमम एनर्जी जहाँ लिखा वो सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो, सिलेंड्रिकल रॉड है, T1 T2 है, एंड पे द रेट ऑफ फ्लो देखो यार कुछ नहीं, देखो कह रहा है लेंथ को 2L कर दिया, एरिया को 2A कर दिया, टेम्परेचर को T रखा, बता दो रेट ऑफ फ्लो कितना होगा। रेट ऑफ फ्लो पहले में क्या होगा, के ए डेल्टा टी अपन एल। अब कितना हो गया, इसमें Q1 था, Q2 हमसे पूछ रहा है, तो के 2A इंटू डेल्टा टी अपन 2L, तो के डेल्टा टी अपन एल कट गया, के डेल्टा टी अपन एल कट गया। 40 का
40 कितना आंसर दिया है? लीनियर डायमेंशंस आर डबल, लीनियर डायमेंशन ने डबल किया, एरिया में डबल करो सीधे। लीनियर डायमेंशन मतलब देखो इंपॉर्टेंट है, अभी जहाँ जहाँ चीज़ें फंसती हुआ तो मैं बता दे रहा हूँ। लीनियर डायमेंशन डबल किया ना तो इंपॉर्टेंट है, एरिया को मत डबल करना, रेडियस को डबल करो ना, 2 अब होगा। इन छोटी छोटी चीज़ें जहाँ जहाँ गलतियाँ मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान देना, वही चीज़ें गलतियाँ तुम्हारे एग्जाम में होती हैं। यहाँ हो जाएगा के ए डेल्टा टी, यानी कि के इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू टी अपान एल। एक Q1 था, Q2 कितना होगा? के इंटू पाई आर स्क्वायर कितना 4, 2R होगा ना, 2R का स्क्वायर पाई 4R स्क्वायर इंटू टी अपान लेंथ हो गया 2L, ये तो होगा। तो के पाई आर स्क्वायर टी, के पाई आर स्क्वायर टी कट जाएगा 4/2, 2R है क्या, 40 का B 2 आएगा। अरे सारा कट जाएगा और Q2 हमारा 2Q1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, 41 तुम खुद से करो, ये बता ही चुका हूँ तुम्हें, होमवर्क के लिए तुम्हारे लिए। एक ही क्वेश्चन कितनी बार करवा रहा हूँ, होमवर्क में ले लो फिर। ये भी होमवर्क के लिए, ये भी होमवर्क के लिए, सब वही सारे क्वेश्चन जो अभी कराया हूँ। टेम्परेचर ऑफ सन ऑफ डबल अर्थ कर दो, 46 हो गया। 47 देखो न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन, ये भी न्यूटन्स लॉ का क्वेश्चन, ये भी अभी करवाया हूँ ना न्यूटन्स लॉ। ये देखो 48 कराता हूँ। देखो 80 से 75 गया T1 लगा, 75 से 70 गया T2 लगा, 70 से 65 गया T3 लगा, T3 सबसे ज़्यादा होगा, फिर T2 होगा, फिर T1 होगा। कितनी बार बताऊँ? पहला 48 का है। सबसे पहले इसी को तो समझाया था मैंने लास्ट में। ये देखो न्यूटन्स लॉ क्वेश्चन 2021 में आया था। लगाओ इन सारे क्वेश्चन को, 4-5 क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ का है, 2-3 क्वेश्चन यूट्यूब का है, और बाकी ये क्वेश्चंस को लगाओ अच्छे से, जितना हो सकता है उतना प्रैक्टिस करो। ठीक है, 2 से 3 बार प्रिंट आउट निकलवा लो, 46 पेज का है, दोनों साइड में प्रिंट आउट निकलवा लो। मुश्किल से कितने बहुत कम पैसे में हो जाते हैं शहर में। ठीक है, निकलवा लो, बार बार लगाते रहो। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं कल अगले अपने 5 टॉपिक में। 5 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। होली के दिन छुट्टी एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, होली के दिन भी पढ़ेंगे। होली परसों मेरे वहाँ, परसों भी क्लास होगी। तो फिर कल मिलते हैं, फिर 5 टॉपिक कल करते हैं। ठीक है, कल वाली अगर 5 टॉपिक हो जाएगी बस SHM और वेस बची रहेगी, एक ही दिन में निपटा दूंगा। फिर अपना 12th का मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 5 तारीख तक बोला हूँ, तो उसी के अराउंड आसपास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।